कि भाई अगर यूएस का एनआईडब्ल्यू का प्रोग्राम है, साल भर का एक कोटा भी होगा, 10 लोग अप्लाई करें तो 10 के 10 तो उठ के अमेरिका नहीं चले जाएंगे, ऐसा ही है 10 में से शायद 7 ही जाएंगे। भाई, अबू बकर अपने घर में थोड़ी बना रहे हैं ऐसे ऐसे ही है, सारे कि वो आपको ऐसे ही। अब स्टैम्प देखिए ना, लगा आप के दे आप रहे हैं। ये बात जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी करेंगे तो वो भी आपको एनआईडब्ल्यू का अप्रूवल गारंटी नहीं करेगा। आज वो टाइम है कि आप दुबई जाने से पहले भी आप सोचते हैं कि यार मेरा ऐसा नहीं हो कि वीज़ा मेरा रिजेक्ट हो जाए। हमारे अपने ही लोग हमें चूना लगा रहे हैं। तो अब आप या तो लॉन्ग टर्म अप्लाई कीजिए या तो कोई कंपनी फॉर्म करके जाएं तो आपको एंट्री मिलेगी। मतलब मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अली कासिम। बिजनेस पॉडकास्ट के अंदर हम दोबारा से हाजिर हैं और आज के जो हमारे गेस्ट हैं इनका नाम है अबू बकर आदिल। सुपीरियर कंसल्टेंसी के ये फाउंडर्स में से एक हैं। और पिछली पॉडकास्ट में आपने देखा होगा कि आदिल साहब जो हैं वो आदिल इस्माइल साहब हमारे जो है वो गेस्ट हैं और उनसे काफ़ी हमने इंटरेस्टिंग बातें की हैं और कई सारे इश्यूज़ के ऊपर हमने उनसे डिस्कस किया कि क्या एक पाकिस्तानी एक फ़ैमिली जो है वो अगर मूव करना चाहती है अब्रॉड और पाकिस्तान से जो है वो बेसिकली हिजरत करके जाना चाहती है, हालात यार आप लोगों के सामने हैं। तो कौन से ऐसे बेस्ट ऑप्शंस उनके पास हैं और कौन कौन से जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास हैं जो कि वो बड़ी आसानी से अवेल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग स्टूडेंट्स जो कि अपना फ्यूचर जो है वो वहाँ पे जाके ब्राइट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे डार्क फ्यूचर है, बट स्टिल आपको पता है कि वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी और एक जो है वो सहूलत और एक मेंटल पीस जिसके बारे में आजकल हर बंदा जो है वो कंसर्न करता है कि यार सुकून बहुत जो है मैटर करता है। तो उस हवाले से जो है वो आज हमारे साथ मौजूद हैं अबू बकर आदिल साहब और सुपीरियर कंसल्टेंसी से। और बाकी हम इनसे जानेंगे कि क्या जो है वो इनकी जर्नी है और फर्दर फिर आप लोगों के जो सवालात हैं वो भी इनसे हम डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम अली, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहुत शुक्रिया आपने अपने पॉडकास्ट में मौजूद किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी पॉडकास्ट के अंदर तशरीफ़ लाए। आपके वालिद साहब से माशाल्लाह हमारी पॉडकास्ट जो है वो तो एक रूज़ पे पहुंची माशाल्लाह जी हाँ। पॉडकास्ट, और बहुत सारे लोगों ने उसको लाइक किया। अब इंशाल्लाह ताला आदिल साहब के बाद जो है वो अबू बकर साहब जो है हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा अबू बकर, माशाल्लाह से आप लोगों की एक परिवार कारोबार है बेसिकली कि आप लोग माशाल्लाह से 30-40 ईयर्स से आप लोग जी जो है हाँ। वो आपके माशाल्लाह जो दादा थे उन्होंने जो है वो आई थिंक सो 70s के अंदर जो है वो एग्जैक्टली। ये कंसल्टेंसी जो है वो स्टार्ट की है। जी हाँ। माशाल्लाह से फिर आपके वालिद साहब ने इस चीज़ को लेगेसी को कंटिन्यू किया और आप माशाल्लाह से इस चीज़ में जो है वो इन्वॉल्व हुए हैं। तो बताइएगा कि कौन से ईयर के अंदर आपने ये जर्नी स्टार्ट की है, आपका इंटरेस्ट कैसे डेवलप हुआ? फादर को देख के अक्सर होता है ना, बेटे फादर को जी देख के हाँ। कि जो बिज़नेस वो कर रहे हैं हमें भी वही ऐसे ही है। करना है। उनको देख के इंटरेस्ट डेवलप हुआ या क्या आपकी जर्नी थी कि आपको इंटरेस्ट हुआ कि यार मुझे भी फैमिली बिज़नेस ही करना है, कुछ अलग नहीं करना? हाँ, तो ऐसा था कि फ्रॉम द अर्ली डेज़ ऑब्वियसली बचपन से ही हम देखते आ रहे हैं, वालिद साहब जो है वो इस काम से मुंसलिक हैं। और उससे पहले ज़ाहिर है माय ग्रैंडफ़ादर स्टार्टेड इन 79। उन्होंने माशाल्लाह। माशाल्लाह उस दौर में शुरू किया कि जब पाकिस्तान में इंटरनेट भी बड़ा नया-नया आया था। बिल्कुल ऐसे ही। और हालात कराची के जब ख़राब होना शुरू हुए तो वो चूँकि माशाल्लाह वेल क्वालिफ़ाइड थे, इंटरनेट नया-नया आया था, रिसर्च किया और लोगों को सहूलत एक प्रोवाइड करनी थी, तो उन्होंने सोचा कि इमिग्रेशन एक ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है कि लोग अपना फ्यूचर सिक्योर करने के लिए पाकिस्तान से बाहर मुस्तकिल सुकूनत हासिल अगर करना चाहें तो उनके लिए ये सर्विसेज हमें प्रोवाइड करनी चाहिए। तो उन्होंने 79 में शुरू किया, वेस्टर्न मल्टी सर्विसेज के नाम से 2012 तक रन किया। देन अनफॉर्चुनेटली ही डाइड। और आदिल इस्माइल साहब जो मेरे फादर हैं उन्होंने 2000 में इस इंडस्ट्री में कदम रख लिया था और फिर 2004 में जो है वो उन्होंने अपनी कंपनी सुपीरियर कंसल्टिंग जो है वो कायम की। और फिर हमने 2005 में इसको प्राइवेट लिमिटेड कर लिया था। फिर अब ऑब्वियसली 20 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। मेरा इंटरेस्ट शुरू से था कि भैया मैं देखते हुए आ रहे थे कि बड़ी पज़राई मिलती है इस काम में और लोगों का बड़ा सपोर्ट मिलता है, दुआएं भी मिलती हैं क्योंकि आप लोगों की फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए उनके साथ मिल करके काम कर रहे हैं और मशवरा दे रहे हैं। कंसल्टेंसी ऑब्वियसली एडवाइजरी इज़ ऑल अबाउट गिविंग एन ऑनेस्ट ओपिनियन। तो मशवरा भी एक अमानत होता है। लोग जब आप ऐसा मशवरा दें जो कि वाकई काम कर जाए तो लोग बड़ी फिर पज़राई करते हैं। तो मुझे शुरू से ही था कि भाई ऐसा काम करना कि जिसमें आप लोगों के काम आ सकें और उसके ज़रिए आपको पज़राई भी मिले तो क्या ही बात है। बिल्कुल तो ऐसा ही। इसलिए जो है वो इंटरेस्ट डेवलप हुआ। और अब चूँकि पूरी फैमिली इसमें है तो ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि अब ये खून में रच बस गई ये वाली बिल्कुल ऐसा ही है। चीज़ कि भाई इमिग्रेशन ही प्रैक्टिस करनी है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। आई पर्सनली स्टार्टेड इन बैक इन 2018 आफ्टर ठीक हाई है। स्कूल ही मैंने जो है वो स्टेप इन कर लिया था फादर के साथ। माशाल्लाह ज़बरदस्त। और शुरू से ऐसा रहा कि मतलब ये नहीं था कि वो बहुत ज़्यादा कोई ट्रेनिंग्स लेनी पड़ी हैं, चीज़ें हुई शुरू से देखते हुए आ रहे थे। तो देखते देखते सुनते सुनते ही सारे सिलसिले फिर इमिग्रेशन की कुछ आप ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशंस आप कर लेते हैं तो आपको कवानीन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज हो जाती है। तो वो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह आज सारी चीज़ें लुक आफ्टर करता हूँ और डायरेक्टर ऑपरेशंस के तौर पे मैं कर रहा हूँ पाकिस्तान ऑफिस में भी और दुबई ऑफिस को भी आप दुबई बेसिकली ज़्यादा देखते मोस्टली हैं। मैं दुबई ऑफिस को कर रहा होता हूँ। तो ये हम कर रहे हैं और अब एक ज़ाहिर है मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है अब तो। माशाल्लाह। और लोगों जो है वो अपने मामलात के लिए इमिग्रेशन के मामलात। अच्छा, माशाल्लाह से आप लोगों का फीडबैक मैंने देखा आप लोगों के फेसबुक पेज के ऊपर और आप लोगों की वेबसाइट पर, यार कमाल का है कि मतलब
ऑब्वियसली एक तो 20 ईयर्स का आप लोगों का एक एक्सपीरियंस है, और एक क्योंकि ये मामला भाई मैं सुनने वालों को बोल दूं कि ये मामला ऐसा होता है, इन्वेस्टमेंट का मामला भी होता है और फ्यूचर का मामला भी होता है, क्योंकि आप किसी कंसल्टेंट को अगर फॉर एग्जांपल अपना एक टाइम देते हैं और उसको एक इन्वेस्टमेंट के लिए ऑब्वियसली अपने फ्यूचर के लिए एक अमाउंट देते हैं, तो वो दोनों चीज़ें आपकी दाव पे लगी होती हैं। तो वो बहुत मैटर करता है कि आप जिस कंसल्टेंट के पास आप जाएँ तो मेक श्योर करें कि उनका एक्सपीरियंस है, मार्केट के अंदर गुडविल है, और उनको पता है दे नो हाउ टू ट्रीट अ केस, कि वो ऐसा नहीं है कि बस वो हर किसी को बस वो जैसे हमारे कराची में वो चलती ना W11 के आने दो बस सबको आने दो, ऐसा नहीं है। वो मेरी इनके वाले साहब से बड़ी डिटेल में कन्वर्सेशन हुई थी एंड ही सेड कि हम काफ़ी बार हम मना कर देते हैं कि नहीं आपका नहीं हो सकता, और लोग इंसिस्ट करते हैं। जैसे अभी आपने बताया कि एक साहब का नहीं हो रहा था, उन्होंने कहा आप भले से मुझे कीनिया भेज दो भाई, लेकिन मुझे यहाँ से निकाल दो। वो खैर एक हालात कुछ ऐसे हमारे मुल्क के बने हुए अनफॉर्चुनेटली। तो आप मुझे बता रहे थे अपनी जर्नी के बारे में, और साथ साथ मुझे बताइएगा कि उसके बाद आपका इंटरेस्ट आपका डेवलप हुआ जी हाँ हमारे आपके जो है वो फैमिली बिजनेस के अंदर। तो उसके बाद आपने सबसे पहले फादर को ये बात बताई कि मैं जी इस तरीके से हाँ, तो सिलसिला कुछ इस तरह से हुआ था कि आई स्टार्टेड जॉइनिंग ऑफिस खुद से, कि जब हाई स्कूल के बाद से जब फ्री हो गए तो मैंने कहा कि जी चलें ऑफिस जाते हैं, बैठते हैं, देखते हैं। मेरा इंटरेस्ट इनिशियली डेवलप हुआ था व्हेन आई वाज इनटू हाई स्कूल, तो ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह हाई स्कूल में बड़ी होती थी, तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। मैंने सोचा कि भाई इस चीज़ को यहाँ पे प्रैक्टिस करके देखूँ, व्हाई नॉट कि सम फ्लायर्स बनाना, चीज़ें करना, वीडियोस बनाना, अपनी कंपनी को हेल्प। एग्जैक्टली। तो ये करते करते फिर इंटरेस्ट डेवलप इसमें हो गया कि भाई नॉलेज जिससे मिलना शुरू हुई कि अच्छा ये ऐसे होता है, ऐसे होता है। और फिर जब शुरू से एक चीज़ वो देखते हुए आ ही रहे थे कि इस काम से बहरहाल लोगों को सॉल्यूशंस मिलते हैं, लोगों की मदद होती है और लोग फिर पज़िराई करते हैं आपको, लोगों के ड्रीम जुड़े हुए हैं। एग्जैक्टली। तो आपको फिर माशाल्लाह जो है ना वो रिकग्निशन मिलना शुरू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा तो वो चीज़ ऑब्वियसली आपको अच्छी लगती है, तो ये चीज़ फिर जो है ना ऑटोमेटिकली डेवलप हो गई। तो ऐसा नहीं था कि कोई खास लग करके इंटरनल ऑफिस की ट्रेनिंग्स बैठ के ली हूँ, ये काम देख देख कर सुन या फादर ने पुश किया हो कि नहीं भाई हाँ, वो बहुत ज़्यादा शुरू से उनका कभी भी ऐसा नहीं रहा कि भाई आपने लाजमी ये काम ही करना है। वेरी ओपन माइंडेड एंड इट्स लाइक भाई जो काम जिसको जो प्रैक्टिस करना हो वो कर सकता है बंदा। बट ऑटोमेटिकली इंटरेस्ट डेवलप हुआ, और फिर जब हुआ तो फिर आप खुद से एफर्ट करते हो, फिर इमिग्रेशन की कुछ आप सर्टिफिकेशंस कर लेते हैं और कानून को थोड़ा स्टडी करते हैं, तो आपको ये सिलसिला हो जाता है। वो तो इंस्टीट्यूट ही जब घर के अंदर है भाई तो जाहिर सी बात ऐसे ही है। तो फिर हमारा चूंकि ट्रैवल भी चलता रहता है और चीज़ें हैं तो पता है और इस तरह से चीज़ें करनी है। तो अब ये है सिलसिला, और अब 20 साल के अंदर सुपीरियर कंसल्टिंग का अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि 20 नेगेटिव रिव्यूज़ भी नहीं है। तो उसकी वजह ये है कि भाई ऑन टोज रहना पड़ता है, बिल्कुल। और जिस तरह आपने एक मिसाल दी कि आने दो, तो वो वाला सिलसिला नहीं है। ऑफिस में भी ये सिलसिला ऐसा है, चाहे दुबई ऑफिस हो चाहे कराची ऑफिस हो, डोर लॉक पॉलिसी भी हम काम करते हैं। अब लोग बड़े हैरान परेशान होते हैं इस चीज़ को सुन के कि भाई एक कंसल्टेंसी इदारा है, खुला हुआ है, डोर लॉक पे क्यों काम कर रहा है, ऐसे कोई भी अंदर पॉप इन क्यों नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि ये IBA वाला निज़ाम थोड़ा सा हमने कायम किया कि वहाँ पर किस तरह से होता है कि भाई एंट्री टेस्ट क्लियर करने के लिए भी आपका एक मैार होना चाहिए। बिल्कुल। जब एंट्री टेस्ट क्लियर होगा तो पढ़ाई होगी आपकी। तो हमारे यहाँ भी ये तरतीब है कि आप अगर फॉर एग्जांपल US का EB2 NIW अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं, पहले मैार चेक होगा, पहले एलिजिबिलिटी चेक होगी। तो आप पहले CV भेजिए, प्रोफाइल शेयर कीजिए, फॉर्म फिल आउट कीजिए, हम देखेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। अगर आप एलिजिबल हैं, मैार पे पूरा उतरते, तभी हम आपके साथ अपॉइंटमेंट भी फिक्स करें ना। अदरवाइज आप ऑल द वे हैदराबाद से आ रहे हैं चलते हुए सिर्फ इसलिए कि भाई आदिल साहब से या अबू बकर साहब से मिलना है, US अप्लाई करना है, लेकिन आप एलिजिबल ही नहीं थे। फर्स्ट कि आपके पास BCom है, आप इंटरमीडिएट किए हैं, तो आप एलिजिबल तो नहीं है। तो आपका भी वक्त ज़ाया हुआ, मेरा भी वक्त ज़ाया हुआ। बिल्कुल। दिस इज व्हाई वी हैव दिस अपॉइंटमेंट बेस्ड सिस्टम। अपॉइंटमेंट की बुनियाद एलिजिबिलिटी होती है और फिर अपॉइंटमेंट्स पेड होती हैं कि एक छोटी सी रकम आपसे चार्ज करके एक वैल्यूएबल टाइम आपको दे रहे हैं, दैट इज टोटली एडजस्टेबल अगर आप रिटेन कर लेते हैं। बिल्कुल। कि लोगों को कभी कभार ये भी बात हटकती है यार फलाना तो फ्री में दे रहा है, तो भाई आप ये देखिए कि इस कंसल्टेशन में अक्सर औकात ये भी होता है कि जिसका काम नहीं होना होता, फॉर एग्जांपल ये जिसके चांसेस कम होते हैं, तो उसको ये चीज़ बड़ा क्लियरली बता दी जाती है कि कल को आप फिर लाखों रुपए आपने लगाने हैं लगाने, अब आप ये डिसाइड कर सकते हैं। वो 5,000 की कंसल्टेंसी फी बचाने के लिए 50 लाख अपने दाव पे लगा एग्जैक्टली कि आप जा रहे हैं किसी के पास इन द नेम ऑफ फ्री कंसल्टेशन, बिल्कुल, और वो आपको सुनहरे ख्वाब दिखा रहे जबकि आपका ये काम बन नहीं सकता था। आपने लाखों रुपए अपने और हमें यस सुनने की आदत है भाई। एग्जैक्टली क्या मैं अगर आप मुझे नो बोल रहे हैं और कोई और मुझे अगर यस बोल रहा है, मैं उसके पास जाऊंगा, मैं समझूंगा कि आपके पास शायद एक्सपीरियंस नहीं है। ऐसे ही है वो, हमेशा अक्सर हमें इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि आपने मना कैसे कर दिया, मना कैसे। कुछ लोग इतने खफा हो जाते हैं कि भाई आपने मुझे कैसे मना कर दिया, क्योंकि ईगो भी बीच में आया था कि किसी ने मना कर दिया, नहीं हो सकता मेरा। बिल्कुल। जबकि आपको थोड़ा सा जो है वो तहम्मुल के साथ सुनना चाहिए कि भाई ये बंदा आप ही के फायदेमंद के लिए फायदे के लिए बात कर रहा है। अगर मुझे सिर्फ बेचना ही है तो मैं तो आपसे लाखों रुपए US NIW के नाम पे पकड़ सकता था,
सबसे पकड़ सकता हूँ फिर तो मैं, लेकिन मैं किसी को अगर मना कर रहा हूँ तो मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जिसका हो सकता है मैं उसी का केस देखें। एलिजिबिलिटी आपकी गारंटीड होनी चाहिए, बिल्कुल एलिजिबिलिटी जब गारंटीड है, अब उसके बाद सक्सेस के ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर ये भी एक तासुर आ जाता है कि मैंने अगर आपको एलिजिबल कहा है, डूएबल कहा है, तो उसका मतलब 100% आपका यूएस का वीजा लग जाएगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है, अथॉरिटीज़ के हाथ में भी कुछ चीज़ें हैं, सक्सेस के लिए मेहनत करनी पड़ती है, केस को डेवलप करना पड़ता है, बिल्कुल उसी ऐसा ही है, खिदमात के लिए तो आप कंसल्टेंट के पास आएंगे। बिल्कुल ऐसा ही अगर है। तो आप एलिजिबल थे और सारा काम ऐसे ही हो जाना था तो फिर तो कंसल्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती भाई थी। मेरे पास अगर मेरे केस में कुछ माइनस पॉइंट्स हैं, एग्जैक्टली, आपने मुझे बताया कि आप अली इन चीज़ों के ऊपर अपने वर्क कीजिए, उसके बाद देन यू आर एलिजिबल टू ऐसे ही, अप्लाई। तो ऐसे मुझे ही। उन चीज़ों पे काम करना चाहिए Exactly. बनिस्बत इसके कि मैं लोग क्या करते हैं भाई कि अगर मुझे इन्होंने बोला कि आपके ये पॉइंट्स हैं नेगेटिव, आपको इनको पॉजिटिव करना है, इन पे काम करना है, मैं बोलूँगा इनको काम ही नहीं आता ऐसे ही और मैं किसी दूसरे के पास चले तो जाऊँगा। कंसल्टेंट का काम एक्चुअली ये जो केस में पेचीदगियां हैं उनको आइडेंटिफाई करे हम्म, और आपके साथ मिल करके काम करे, ताकि चांसेस ऑफ सक्सेस जो थे आपके 70% थे, 60% थे, उनको बढ़ा करके 90% पे कैसे लाना है। बिल्कुल ऐसा बहरहाल ही है। 10% का फैक्टर हमेशा रहेगा विद द अथॉरिटीज़ कि वो क्या डिसाइड करते हैं एज पर द डिस्क्रिशन पावर, कि भाई अगर यूएस का एनआईडब्ल्यू का प्रोग्राम है, साल भर का एक कोटा भी होगा, 10 लोग अप्लाई करें तो 10 के 10 तो उठ के अमेरिका नहीं चले जाएंगे, ऐसा ही है। 10 में से शायद 7 ही जाएंगे। प्रोग्राम का सक्सेस रेट क्या है, चीज़ें क्या हैं, लेकिन बहरहाल 7 भी वो लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया। और अप्लाई क्यों किया, क्योंकि वो एलिजिबल थे। तो कंसल्टेंट से या इदारे से जब आप रब्ता करते हैं तो आप एलिजिबिलिटी पहले चेक करवाइए, बिल्कुल ऐसा और ही जब है। वो आपको एलिजिबिलिटी बता रहा है तो फिर आप कॉन्फिडेंट रहिए कि भाई अब इसके ऊपर मुझे मेहनत करनी है कि केस को मैं कैसे निखार पैदा कर सकूं और बिल्कुल। कैसे कामयाब बना सकूं। क्योंकि आप लोगों का भी एक परसेंटेज होता होगा ना कि Exactly. इतना हमारा सक्सेस रेट है, ऐसे ही, हमें बट उस लोग हिसाब हमारे से ये चलना करते हैं कि गारंटीज एक्सपेक्ट करना शुरू कर देते हैं, हाँ। जो हमारे अपर साइड पे ज्यादा होता है, एजेंट वाला जो कल्चर है कि हम्म, भाई इसको इतना पैसा दिया तो बस ये मेरा वीजा करवा देगा। भाई मैं 1 करोड़ पे दे रहा हूँ, मुझे 100% वीजा चाहिए। exactly. भाई अबू बकर अपने घर में थोड़ी बना रहे हैं ऐसे ही है, सारे कि वो आपको ऐसे ही। अब स्टैम्प देखिए लगा ना, के आप दे ये बात जाकर के डोनाल्ड ट्रंप के सामने भी करेंगे तो वो भी आपको एनआईडब्ल्यू का अप्रूवल गारंटी नहीं करेगा, बिल्कुल मेरिट पे ऐसा चल ही रहा है है। सारा काम दुनिया भर में। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये चीज़ थोड़ा सा जो है वो देखने वाली है। बहरहाल इसको इस तरफ लेके आते हुए कि ये इस तरह सिलसिला शुरू हुआ और अब्दुल्ला चल रहा है, और लोगों की इन्हीं मामलात में, चाहे वो फिर आर्जी तौर पे आपको कहीं जाना है विजिट वीज़ा पे या टेम्परेरी तौर पे या परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करनी है, तो सुपीरियर कंसल्टिंग इन सब मामलात में खिदमत देती है। बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा, रिसेंटली अभी अबू बकर दुबई के वीज़ाज़ के हवाले से बड़ा इशू चल रहा है, और इशू ये चल रहा है कि लोगों के वीज़े रिजेक्ट हो रहे हैं, अच्छी अच्छी फैमिलीज़ के रिजेक्ट हो रहे हैं, लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं, जो अच्छी जगह पर जॉब कर रहे हैं बेचारे, उनके लोगों के रिजेक्ट हो रहे हैं। पहले तो ऐसा होता था कि 2 से 3 दिन के अंदर भाई वीज़ा आ जाता था ऐसे ही। दुबई का। मैं बात कर रहा हूँ 2013-14 की। आज वो टाइम है कि आप दुबई जाने से पहले भी आप सोचते हैं कि यार मेरा ऐसा नहीं हो कि वीज़ा मेरा रिजेक्ट हो जाए। क्या बेस बनी, क्या प्रॉब्लम कहाँ से स्टार्ट हुई, क्यों हम लोग ऐसी एक नेशन जो है वो बन चुके हैं कि हमें दुबई भी अब वीज़ा देते हुए डर रहा है? ऐसे ही है। तो ये काइंडली मुझे बताइएगा। अच्छा, इसका सिलसिला जो है ना पिछले 6-8 महीने पीछे अगर हम चले हैं तब से शुरू हुआ कि जब हम्म, यूएई गवर्नमेंट ने एक एमनेस्टी करके अपना प्रोग्राम शुरू किया कि हमें उन लोगों को क्रैक डाउन अप करना है जो कंट्री में ओवरस्टे कर रहे हैं। ठीक है। बहुत सारी नेशनलिटीज़ थी उसमें, पाकिस्तान ऑब्वियसली वन ऑफ देम, श्रीलंका, बांग्लादेश वगैरह बहुत सारी नेशनलिटीज़ थी। तो उन्होंने क्रैक डाउन करना शुरू किया कि भाई जो बंदा अगर 30 दिन का वीज़ा लेके आया है, 30 दिन में वापस नहीं गया तो क्या वजह थी, बिल्कुल। और गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे क्यों ठहरा हुआ है। जाहिर है वो कोई ना कोई जॉब करने के चक्कर में होगा। तो जब आप टूरिस्ट वीज़ा लेकर जाते हैं तो उसकी बुनियाद ये होती है कि आप टेम्प्रेरी तौर पे जा रहे हैं और वापस आएंगे। आपने ये इसलिए नहीं जा रहे कि आपने जाके वहाँ पे जॉब तलाश कर लेनी है। उसकी बुनियाद तो वीज़े की यही थी ना, आपने बताया कि मैं टेम्प्रेरी तौर पे आ रहा हूँ, लेकिन लोग उसको उस तरह से यूज़ करते हैं क्योंकि मिडिल ईस्ट में काम इसी तरह से होता रहा है, ओवरस्टे कर लेते हैं। ओवरस्टे कर लेते हैं। तो ओवरस्टे बहरहाल ऑडियंस को ये समझना चाहिए कि आप दुनिया में कोई काम कर लें, ओवरस्टे ना करें किसी कंट्री में, वो दाग जब आपके ऊपर लग गया आपको दुनिया के सारे दरवाजे पर बंद होना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही अब है। जब उन्होंने क्रैकडाउन करना शुरू किया तो फिर साथ ही साथ इसका सिलसिला, इसकी कड़ी यूँ जुड़ी कि जी लोगों इन्होंने आइडेंटिफाई करना शुरू किया कि कौन से कंट्रीज से ज़्यादातर हमें यूएई में दिक्कत का सामना करना पड़ा। हम टॉप पे होंगे। हम माशाल्लाह टॉप पे होता है हर काम में, इन जैसे कामों में। तो उसमें फिर ये सिलसिला सामने देखने में आया कि जी एक तो ओवरस्टे तो हो गया, दूसरा ये कि आप क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाना, आपका इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाना कि आपने देखा होगा कि दुबई की सड़कों की वीडियोस, क्रिमिनल मतलब कि फ्रॉड वगैरह, फ्रॉडुलेंट वाली एक्टिविटीज़ हो गई, और आपने ये देखा होगा कि वीडियोस वायरल होना शुरू हुई कि दुबई की सड़कों पे आप पाकिस्तानी भाई साहब जो है वो भीख मांग नारियल भी बेच रहे हैं और वो पानी की बोतलें भी बेच रहे हैं। मेरे साथ तो खुद ये चीज़ हुआ। शराब गोड का जो है ना, Exactly. उन्होंने वो सिग्नल समझ लिया। एग्जैक्टली तो उन्होंने फिर ये काम करा। ऑब्वियसली फिर आप देखें ना, ये चीज़ एक तो कानूनी तौर पे अलाउ नहीं थी, फिर दूसरा है कि आपकी कंट्री का इमेज खराब हो रहा है ना। बिल्कुल ऐसा ही। कि आप ऑल टुगेदर ऑल द वे पाकिस्तान के किसी शहर से, कराची से, इस्लामाबाद से, साहिवाल से उठ के आ रहे हो दुबई के अंदर टिकट खर्च करके वीज़ा लेके यहाँ पे नारियल बेचने के लिए, तो यार ये तो नहीं आप करने के लिए आए थे। तो इससे आपके कंट्री का साख के ऊपर बड़ा फर्क पड़ता है। मेरे अपने साथ ये चीज़ हुई कि जब मेरी कुछ अर्से पहले तक रहाइश थी दुबई के अंदर इंटरनेशनल सिटी में, अब तो खैर मूव कर गए,
तो वहाँ पर मैं जब सिग्नल पे रुका तो एक भाई साहब एक बास्केट के अंदर पानी की ठंडी बोतलें बेच रहे हैं, पाकिस्तानी भाई शलवार कमीज में, तो 1 दिरहम का पानी को 2 दिरहम का करके बेच रहे हैं। अब मैंने कहा कि यार अच्छा इस सिग्नल पे तो इर्द गिर्द शायद कैमरा नहीं है, बट बहरहाल ये बंदा बहुत हद तक तो नहीं, बहुत देर तक नहीं बच के घूम सकता, क्योंकि उनकी नज़र होती है, सब नजर होती है, सिस्टम इज वेरी इंटीग्रेटेड। बिल्कुल। तो एक तो फिर इस तरह की कुछ एक्टिविटीज होना शुरू हो गई, तो उन्होंने फिर क्या करना शुरू किया कि शुरू में पाकिस्तान के कुछ शहरों को ब्लैकलिस्ट करना शुरू कर दिया कि ये शहर है, यहाँ से एप्लीकेशन आएगी तो नहीं देना वीज़ा। फिर सिलसिला ऐसा होना शुरू हुआ कि भाई इतनी फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ में आप पाए जा रहे हैं कि अब उन्होंने ऐसा कर दिया कुछ अरसे से कि आप अगर 45 साल से कम आपकी उम्र है, आपको वीज़ा मिलना ही नहीं है। तो इस वक्त अगर आप एप्लीकेशन पुटअप करते हैं, या मैं खुद अपनी भी एप्लीकेशन पुटअप करता हूँ, तो वो रिफ्यूज़ ही होनी है। अगर आप 45 से ऊपर हैं तो फिर कुछ शायद चांस हो कि आपको मिल जाए, अदरवाइज बहुत मुश्किल चल रहा है आजकल। तो 99.9% रिजेक्शन है, काइंड ऑफ सऊदीया वाला हिसाब किताब। एग्जैक्टली। और स्टैटिस्टिक ये कहते हैं कि भाई 2023 में 2.5 लाख एप्लीकेशंस प्रोसेस हुई थी, इस साल सिर्फ 4.5 एप्लीकेशन प्रोसेस हुई हैं। तो देयर इज अ ड्रास्टिक डिफरेंस, यू नो। फिर हम जब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ की बात करें तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी देखिए, आप किसी को नुकसान यूएई में तो बहरहाल किसी को गन से शूट तो नहीं कर सकते, बहुत लंबा जाएंगे, चेक बाउंस करना बहुत बड़ा एग्जैक्टली। तो फाइनेंशियल फ्रॉड में ये है कि आप हमारे पाकिस्तानी हज़रात कंपनी फॉर्म की, इकामत लिया, रेजिडेंस वीज़ा लिया, एलएलसी किया, फ्री जोन किया, चीज़ें की, अब आप पहुंच गए बैंक के पास, मुझे इतना इतना लोन चाहिए बिजनेस चलाने के। जब तक आपकी कंट्री का चीज़ों का आपका इमेज अच्छा है, आपको लोन अच्छे अच्छे मिलने शुरू हो गए। तो हमने देखा कि भाई कुछ अरसे में इतना बड़ा नंबर लोगों का लोन लेकर के यूएई से फरार हुआ है जिसकी कोई हद नहीं। बहुत बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड फिर कंसिडर किया गया। दूसरा कि भाई छोटी छोटी चीज़ें कि आपने फॉर एग्जांपल शारजा में, दुबई में कोई आपने एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया है, 4,000 दिरहम उसका पर मंथ रेंट है, आपने उस अपार्टमेंट स्टूडियो अपार्टमेंट के अंदर 15 लोगों को फिट कर दिया बेड स्पेस के नाम पे। अब आप सबसे 1,000 दिरहम भी पकड़े अगर, ठीक है, तो अब आपके 15,000 दिरहम बन रहे हैं, लैंडलॉर्ड को आप 4,000 दिरहम दे रहे हैं, तो ये अगेन इट इज़ नॉट लीगल एक्चुअली। अब यूएई में ये काम बहुत चलता है जब तक कि पकड़ में ना आए, यू नो। गवर्नमेंट को भी पता है, सबको पता है, लोग चला भी रहे हैं, बेधड़क भी चला रहे हैं, छुप के भी चला रहे हैं, बट जिस वक्त जो पकड़ा जाए उसको पर कर दिया जाता है, उसको एक मिसाल बना दी जाती है, क्योंकि वहाँ रिश्वत वाला हिसाब किताब नहीं है। एग्जैक्टली, कि आप किसी को रिश्वत खिला के आप बचे। तो इस तरह की चीज़ें फिर होना, फिर ओवरस्टे वाले मामला हो गए, फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो गया, यू नो। और इस तरह की चीज़ें कि भाई डॉक्यूमेंटेशन गलत होना, कि आपके डॉक्यूमेंट्स जाली होते हैं अक्सर बेशतर केसेस में, डिग्रीज तो वगैरह। अब ऐसा सिलसिला जब हुआ तो फिर उन्होंने ये रिक्वायरमेंट रख दी कि भाई अब रेजिडेंस वीज़ा किसी को देना है तो इसका ये मैयार होना चाहिए, इसके बाद ये डिग्री होनी चाहिए। इससे पहले तो ये मैयार नहीं था कि आपके पास एसोसिएट डिग्री हो या बैचलर्स की डिग्री हो, अब ये भी चीज़ें देखी जा रही हैं। तो कहने का मकसद ये कि जब ये इसका खुलासा ये है कि हमने काम बहरहाल बहुत गलत किए। हमारे साथ भी रिसेंटली एक वाक़या हुआ, हमने जब कोविड के बाद अपना ऑफिस दोबारा से रिज्यूम किया था दुबई में, शेख ज़ायद रोड पे, बड़ा खूबसूरत ऑफिस हमने खरीदा। तो पाकिस्तानी भाई थे जिनसे हमने खरीदा, क्योंकि भारत दिल तो आपका वहीं आकर रुकता है ना अपने लोगों के साथ ही। तो अब आप क्या किया जाए, तो हमने जब किया, ऑफिस खरीदा, बड़ा खूबसूरत ऑफिस। 2 दिन बाद हमें पता चला कि जिन साहब से हमने लिया है उन्होंने तो बिल्डिंग के ओनर को रेंट ही नहीं दिया 2 साल से, और इनका तो कोर्ट में केस चल रहा है दुबई के लैंड कोर्ट के अंदर कि जो है वो यू नो। और आप लोग रेंट आउट कर चुके थे? एग्जैक्टली, हम कर चुके थे। 2 दिन बाद बिल्डिंग का ओनर आया, अरबी माशाल्लाह, इतने खूबसूरत से अंग्रेज़ी वाले एक्सेंट को जो है ना उसमें आके उसने अनाउंसमेंट किया कि भाई 2 दिन बाद ये जगह वेकेट आपने करनी है, कोर्ट का जो केस है वो मैं विन कर चुका हूँ और ये बंदा फरार हो चुका है। सब लोग सर पकड़ के बैठे हैं जिसने आपको रेंट आउट किया। एग्जैक्टली, और माशाल्लाह पाकिस्तानी भाई थे हमारे अपर साइड से। अब सूरत हाल आप ये देखेंगे, हमने 4 दिन पहले ऑफिस लिया था, उससे 1 दिन पहले भी जब ये काम हुआ है, ऑफिस खाली जब करने पड़े, 1 दिन पहले भी उस बंदे ने, एक बांग्लादेशी बंदे ने अपने ऑफिस का इनॉग्रेशन किया, उससे भी चेक्स पकड़े हैं। अब आप सोचें कि आप 1 दिन पहले तक भी बंदे से पैसे पकड़ रहे हैं कि मैं केस हार चुका हूँ। एग्जैक्टली, जितना समेट सकता हूँ समेट लूं। आपने किसी को नहीं बताया, आपने ऑफिस से बेचना बंद नहीं किए, आप करते चले गए, अपना फ्रॉड करते चले गए और आखिर में आप फरार हो गए। अब यूएई ऐसा कंट्री, आपको पता है हर बंदा एक्सपर्ट होता है, ठीक है ना, और आप किसी का बैकग्राउंड अगर आपको नहीं पता तो ये इंडिया पाकिस्तान में ही होता है कि मैं तुम्हें घर में देख लूंगा। यूएई से एक दफ़ा अगर आपके किसी का बैकग्राउंड नहीं है, अब आप फरार हो गए तो आप कहीं भी दुनिया फरार हो गए, आप किसी को पकड़ नहीं सकते। और ये वाला फ्रॉड तो गवर्नमेंट भी नहीं पकड़ सकती। तो लोगों का नुकसान किया, वो ऑफिस वेकेट करने पड़े। अब तो खैर माशाल्लाह हम अरसे से अच्छी जगह पर हैं, डेरा में हमारा ऑफिस है, बट ये शेख ज़ायद रोड पे हमारे ऑफिस के साथ एक ही सिलसिला होता है। तो कहने का मकसद ये है कि हमारे अपने ही लोग हमें चूना लगा रहे हैं, और सिर्फ उनका माइंडसेट ये है, इनका माइंडसेट इसमें नहीं जाता कि मैंने गलत किया, माइंडसेट ये जाता है कि अच्छा मैं तो कोई बड़ा स्मार्ट एक्टिविटी कर दी है, वो स्कैम 92 एग्जैक्टली मेरे ख्याल से देख के, एग्जैक्टली, कि मैंने इस बंदे की जैसे पैसा निकलवा लिया। तो इखलाकी इक़्तिदार जब इतना नीचे गया है तो इसकी ये वजह बनी है। लेकिन बहरहाल वो लोग जो जेन्युइन विजिटर्स हैं, जो वाक़तन जाना चाहते हैं, जिनका क्वालिफिकेशन भी अच्छा है, चीज़ें उनके पास क्या ऑप्शंस हैं? उनके पास ऑप्शन फिलहाल ये है कि हम कुछ अर्से से देख रहे हैं कि जो यूएई का 5 साल वाला वीज़ा है, अक्सर लोगों को पता होगा कि ये मल्टीपल वीज़ा जो वो इशू करते हैं लॉन्ग टर्म वाला, इसका अप्रूवल रेट अच्छा है भारत, ठीक है, 98% से ऊपर का अप्रूवल रेट है, क्योंकि इसमें उन्होंने तरतीब अब ये की है कि डॉक्यूमेंटेशन वैसी मांग रहे हैं जैसे कि यूएस कनाडा मांगता है, ठीक है, कि आप होटल बुकिंग भी कंफर्म दो, ठीक है, फ्लाइट की बुकिंग भी कंफर्म दो, कंफर्म से मुराद पे किया हुआ बुकिंग, और अपना जो है वो बैंक स्टेटमेंट भी आप दो जिसमें एक सर्टेन अमाउंट का बैलेंस आपका होना चाहिए, $4,000 तक का बैलेंस होना चाहिए,
अब इन सब चीज़ों के ऊपर वो आपको जज कर रहे हैं that they need a itinerary basically एग्जैक्टली कि ये proper. बंदा जाएगा या नहीं जाएगा, तो इसका अप्रूवल रेट अच्छा है। क्योंकि शॉर्ट टर्म वीज़ा 15 दिन वाला, 30 दिन वाला, 60 दिन वाला, 90 दिन वाला, इसमें आपसे वो डॉक्यूमेंटेशन नहीं लेते थे। पासपोर्ट एक तस्वीर CNIC, अब इसके ऊपर वो क्या जज करें आप? बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड वाली तस्वीर होती थी, एक NIC की कॉपी होती थी, पासपोर्ट ऐसा ही कॉपी, है। और 2 दिन के अंदर अंदर आपको वीजा मिल ऐसा ही है। जाता तो था। अब उन वीज़ास का जो है ना रेशियो ऐसा है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल एक्चुअली। तो अब आप या तो लॉन्ग टर्म अप्लाई कीजिए, या तो कोई कंपनी फॉर्म करके जाएं तो आपको एंट्री मिलेगी। मतलब मुश्किलात हैं बहुत ज़्यादा। आम तरीके से अब आपका जाना बड़ा मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि विजिट वीज़ा पे जाना, जॉब बट स्टिल लोग जा रहे हैं, आप बता रहे थे कि अभी भी देखें आप, फ्लाइट्स जो है मैं खुद भी अभी आया 2 दिन पहले, तो फ्लाइटें भरी हुई जा रही हैं। ऐसे लोग हैं जिनको वीज़ास मिल भी रहे हैं, बट स्टिल बहुत मुश्किलों से मिल रहे हैं। उन्होंने प्रोसीजर बहुत प्रोफेशनल कर दिया, बहुत मुश्किल हो गया। अब ऐसा नहीं है कि वही हमारी स्टार्ट वाली बात कि वो आने दो। अब देखिए ना, उस दिन एक ट्रैवल डायरी के ऊपर मैंने फेसबुक पे पढ़ा कि एक बंदा कैनेडियन नेशनल है, लेकिन उसने अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट को शायद यूज़ करते हुए अप्लाई किया, तो वो भी रिफ्यूज़ हो गया। तो लोगों ने कहा कि आपको क्या ज़रूरत थी भाई, आप कैनेडियन नेशनल है, आप तो वैसे ही जा सकते थे। तो शायद उसको इल्म नहीं होगा इस बात का, वो रिफ्यूज़ हो गया बहरहाल। तो खैर वो ट्रैवल तो फिर भी कर सकता है, एक्सपेरिमेंट भी करना चाह रहे होते हैं ना कि मैं देखूं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। तो इससे अब मैं कोशिश ये करनी है, रियासत का भी थोड़ा सा रोल है कि भाई अपने चीज़ों को बेहतर किया जाए। कंट्री का पासपोर्ट आपको पता है कहाँ पहुँचा हुआ है। बिल्कुल ऐसा ही। जब आपके मुल्क में तालीम कॉमन नहीं होगी तो ज़ाहिर है शऊर कॉमन नहीं होगा, तो लोग जाकर इसी तरह के काम करेंगे। बिल्कुल तो एजुकेशन को कॉमन करना ज़रूरी है। अगर श्रीलंका हमसे इकोनॉमी में पीछे है, तो भारत वो लिटरेसी में हमसे कहीं आगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमें इन चीज़ों के ऊपर काम करना। वो डिफॉल्ट कर चुके हैं, बट समहाउ दे सर्वाइव। एग्जैक्टली। और वो उनकी एजुकेशन ने ही उनको इस तरह से एक यूनाइट किया कि वो उन्होंने, ठीक है, लोगों ने उन पर तनकीद की, सब चीज़ें हुई, वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें डिस्टर्ब हुई, बट उन्होंने मेरे ख्याल से ये प्रेफर नहीं किया कि हम मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल ऐसे। यहाँ पे एक सिनेरियो ये बन चुका है लोगों को, लोग मेंटली लोग इस चीज़ को लेकर डिस्टर्ब हो चुके हैं। कोई नहीं बचा ना। इस सूरत हाल में ये होता है कि इनकलाब लाएंगे हम और मुल्क के लिए ये करेंगे और वो करेंगे। 20 साल से आ रहा है। तो बहरहाल अब देखें ना, आप जिंदगी में 30 साल गुजार चुके हैं, आप बोले यार मैं शादी कर चुका हूँ, मैं बच्चे हो चुके हैं, अब मैं बैठ के इनकलाब का हिस्सा बनूं, वेट करूं, तो भाई मेरा तो अल्लाह ताला ने ऊपर से नाजरा का कार्ड लेके तो नहीं भेजा था। व्हाई नॉट अप्लाई फॉर इमिग्रेशन, गो टू कनाडा और US, और वहां जाके मैं अच्छी जिंदगी गुजारूं, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग मेरा वो राइट है। बिल्कुल ऐसा कि मैं अच्छी जिंदगी गुजारूं। भाई मेरे साथ जो मिसाल के तौर पे ग्रेजुएट हुआ है, वो आज अमेरिका के अंदर है, वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है, वो एक अपने बीवी बच्चों के साथ अच्छी लाइफ गुजार रहा है। और मेंटल पीस जो हमने शुरू में बात की, अब लोग इस चीज़ को बहुत सीरियस लेते हैं कि भाई ज़िंदगी में मुझे ये गैस, बिजली और पानी, इन परेशानियों से आगे भी ज़िंदगी है भाई मेरी। लोग कहते हैं कि नहीं आपको रहना चाहिए और आपको खुद करना चाहिए। देखें, बिजली, गैस, पानी, सड़कों पे सफाई होना, तो ये तो गवर्नमेंट का काम है ना भारत। बिल्कुल ऐसा ही। आम शहरी तोड़ के नहीं सड़कों पे झाड़ू लगाएगा, बिल्कुल उसका काम नहीं है। हाँ, उसका ये जिम्मेदारी है कि कचरा ना फेंके, लेकिन बहरहाल इस चीज को भी एजुकेट करना तो रियासत का ही काम था। बिल्कुल कि आप इतना एजुकेशन आम करते कि आपको दीवारों पे लिखना नहीं पड़ता कि यहाँ कचरा ना फेंको, बिल्कुल, या यहाँ पर ये काम ना करो। तो ये चीज तो अब है, और अमूमन उसके नीचे कचरा होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। तो बहरहाल मॉरली थोड़ा सा ये डैमेज होने की वजह से ये सारी मुश्किलात हैं, बट स्टिल कोई ना कोई ऑप्शन होते हैं। आप किसी एक्सपर्ट से रब्ता करेंगे तो कोई ना कोई ऑप्शन निकाला जाएगा फिर। बिल्कुल। अच्छा, मुझे बताइएगा अबू बकर कि पाकिस्तान के अंदर अभी जैसे हम महंगाई के हवाले से, चीज़ों के हवाले से बात कर रहे थे, अब एक पाकिस्तानी फैमिली जो कि मिसाल के तौर पे छोटी मोटी किसी ने सेविंग की हुई है, 20-25-30 लाख रुपए की सेविंग है, अब वो सोच रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या एक फैमिली है, वो ये सोच रहे हैं कि यार हम ये 20-25 लाख रुपए यहाँ पर, आपको पता है आजकल की कुछ भी अमाउंट नहीं है, वो किसी कारोबार में इन्वेस्ट करें, कोई छोटी मोटी दुकान ले लें, कुछ करें, या फिर हमारे पास ऑप्शन ये हो कि हम ये 20-25 लाख रुपए के साथ किसी ऐसी कंट्री हम मूव कर सकें जहाँ पर अब अपनी फ्यूचर को, अपने बच्चों का एटलीस्ट फ्यूचर को, हमने जैसे तैसे करके ज़िंदगी यार गुजार दी, अब अपने बच्चों के यार फ्यूचर को सिक्योर करें, ताकि हमारे बच्चे ये पानी, बिजली, गैस वाले मसलों से बेचारे आगे जाके ज़िंदगी को एंजॉय तो करें। ऐसे ही तो उनके पास अबू बकर क्या ऑप्शन है? एक बेसिक, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली जिसके पास समझ लें कि आई थिंक मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 20-25 लाख रुपए, 10-12-15 लाख रुपए किसी ने बेचारे ने अपने सेव किए हुए, मिडिल क्लास फैमिली के बंदे ने, वो चाह रहा है कि मैं अपनी पूरी फैमिली या अपने एटलीस्ट मैं अपने बीवी बच्चों को लेके जो है वो किसी कंट्री चले जाऊँ, उनके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं? अच्छा, देखिए ऑप्शंस तो हमेशा अवेलेबल होते हैं। आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ आपको तलाश करनी चाहिए। डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं वीज़ाज़ को अप्लाई करने की। अगर आपको ऐसा आपका एम है या इरादा है कि जी मुझे एज सुन एज पॉसिबल पाकिस्तान से बाहर निकलना है, तो टेम्प्रेरी वीज़ाज़ सबसे ज़्यादा क्विकेस्ट वे होता है कि आप निकल जाएँ। टेम्प्रेरी वीज़ा से मुराद ये है कि आप विजिटर वीज़ा आपने ले लिया, वीज़ा, आप वहाँ गए, आपने जॉब तलाश की। अब ये काम ऐसा है कि इन कंट्रीज़ में कनाडा हो गया, फॉर एग्जाम्पल US हो गया, यहाँ पर आप इनकी पॉलिसीज़ देखें तो दे एक्चुअली अलाउ यू टू कम एंड सर्च फॉर अ जॉब।
ठीक है। अब इसमें ये कोई गैर कानूनी बात नहीं हो रही कि आप जा रहे हैं और आप किसी को मशवरा दे रहे हैं कि आप जॉब कर लीजिएगा, बट ओवर स्टे नहीं करें, एग्जैक्टली ओवर स्टे ना करें। हाँ। और दूसरा ये कि मैं ये नहीं कह रहा कि आप विजिटर वीजा पे जाके काम शुरू कर दें। आप गए हैं, अगर आपको इत्तेफाक से किसी एम्प्लॉयर ने ऑफर कर दी, जॉब मिल गई, अब आप एम्प्लॉयर से कहेंगे कि सर मुझे सपोर्ट कीजिए, वर्क परमिट की एप्लीकेशन के लिए स्पॉन्सर कीजिए मुझे, ठीक है। अगर वो कर देता है, वर्क परमिट आपको मिल जाता है, तो आप वहां पर रहना शुरू कर सकते हैं। वेरी सेफेस्ट वे, वेरी लीगल वे। उसके लिए आपको वापस आने की जरूरत एग्जैक्टली बहुत बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है। कुछ जगहों पे शायद होगा कि आपको वापस आना पड़ जाए, जैसे यूएस वगैरह में तो आप वहाँ पे बैठे बैठे भी कर सकते हैं। कनाडा में भी कोविड में पॉलिसी थी कि आप आ गए कोविड में, जॉब मिल गई तो यहीं रह जाइए, कन्वर्ट कर लीजिए, ये वो। तो ये सेफेस्ट और क्विकेस्ट वे होता है कि विजिटर वीजा लेना भारत इतना मुश्किल नहीं है। आप पीछे ये बताएं कि मेरे पास 15-20 लाख 50 लाख रुपए की सेविंग भी है, मेरा फैमिली टाइज भी एक्सटेंडेड लोग यहीं पे रहते हैं, मेरे पास कोई घर प्रॉपर्टी चीज़ें भी हैं, मेरे पास एक अच्छे मुस्तकिल इदारे में जॉब भी चल रही है, तो मैं स्टेबल हूँ यहाँ पर और मैं वापस आ जाऊँगा, मैं वापस आऊँगा। एग्जैक्ट। तो विजिटर वीजा लेना कदरे आसान है, जैसे कहते हैं। इसके अलावा अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा बैचलर्स डिग्री होल्डर है, ठीक है, अपने 30s में है या मिड 30s में, अर्ली 30s में है, अब आप स्टूडेंट वीज़ा का भी रूट इख्तियार कर सकते हैं कि जी आपने मास्टर्स डिग्री अप्लाई करने के लिए अगर ख्वाहिश है आपकी किसी ऐसी कंट्री में जहाँ पर इतना खर्चा ना हो। अब आप ऐसा सोचेंगे कि जी कनाडा यूएस जाना तो फिर तो बहुत खर्चा है, 10-15 लाख रुपए में तो ये काम नहीं होता। अब आपने ये करना पड़ेगा, आप यूरोप की तरफ देख सकते हैं। ऐसी कंट्री जैसे इटली की फॉर एग्जाम्पल में बात करें, आपको 100% स्कॉलरशिप तक भी मिल जाती है, ठीक है ना, इन कंट्रीज़ के अंदर। अगर आपका मेरिट वगैरह पीछे बहुत अच्छा चीज़ थी, तो आप सर्च करें, एक्सपर्ट्स से बात करें, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। देयर इज़ ऑलवेज एन ऑप्शन। बहुत सारी जगहों पे बहुत सारी ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि स्टूडेंट वीज़ा भारत मोस्टली कंट्रीज में महंगा ऑप्शन है और महंगा शौक भी है। बट कुछ कंट्रीज भारत यूरोप की आपको ऐसी मिल जाएंगी जहाँ पर एग्जैक्टली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट कुछ कंट्रीज आपको भारत मिल जाएंगी जो सस्ते में आपका ये काम हो सकता है, एटलीस्ट आप पाकिस्तान से बाहर निकल पाएंगे। ठीक है। तीसरा फिर ये रूट होता है कि आप जॉब सर्च वीज़ाज देखें, आजकल बहुत एक बड़ा पॉपुलर हो रहा है, जैसे जर्मनी का एक चंसन कार्टे अपॉर्चुनिटी कार्ड वीज़ा है, बड़ा पॉपुलर हो रहा है, 1 साल का जॉब सर्च वीज़ा है। उसमें अगर आप ब्लॉक अकाउंट खुलवा लेते हैं 30 से 40 लाख रुपए का, वहाँ पर अपने ही बैंक में रखवाएंगे, आपको 1 साल का वीज़ा मिल जाता है। क्राइटेरिया क्या है? 14 साल की क्वालिफिकेशन, 2 साल का एक्सपीरियंस, आइल्स में 6 बैंड करना पड़ेगा और ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। ये ऐसा क्राइटेरिया जो कि बहुत सारे लोगों के रेंज में आ सकता है। 40 लाख रुपए का अमाउंट अपने ही बैंक में सेफ रखना और 1 साल का वीज़ा लेके चले जाना। अब आपको जॉब मिल गई तो अब आप परमानेंट हो गए, वर्क परमिट आपको मिल गया, अब 1 साल बाद आप पीआर के ऑप्शंस तलाश कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। तो ये भी एक ऐसा ऑप्शन है कि जर्मनी में थोड़ा सा लैंग्वेज का बैरियर है। वो मैंने जो आदिल साहब के साथ जो मैंने वीडियो लगाई थी, उसमें नीचे बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, एवरीबॉडी वाज सेइंग कि यार आम तासुर तो ये है कि नहीं फंस जाओगे जर्मनी के अंदर, जर्मन लैंग्वेज और ये और वो। बट भारत लोगों को ये समझना जरूरी है कि भाई अगर फॉरेनर्स को इतनी बड़ी तादाद में बुला रहे हैं तो अब बहुत ज़्यादा तक कोप अप कर चुके हैं अंग्रेजी के साथ भी। और दूसरा ये कि कॉर्पोरेट सेक्टर में भारत एक सेक्टर है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर अंग्रेजी ही बोली जाती है, तभी तो वो बुला रहे दुनिया भर से। बिल्कुल ऐसा ही। अपॉर्चुनिटी कार्ड अगर लॉन्च किया जुलाई के अंदर तो अभी तक 25,000 से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी कार्ड्स इशू हो चुके हैं। तो वो अब जब आपको जर्मन लैंग्वेज भी मैंडेटरी नहीं रखी प्रोग्राम के अंदर, तो आपसे ये तो नहीं एक्सपेक्ट करेंगे कि आप आके जर्मन लैंग्वेज फ्लुएंट बोलना शुरू कर दें। बिल्कुल ऐसा ही है। जाहिर सी बात है, अब आप पाकिस्तान में भी अगर आप रह रहे हैं, कराची में रह रहे हैं, लाहौर में रह रहे हैं, आपका रेडी वाला, टैक्सी वाला, रिक्शे वाला बंदा अंग्रेजी तो नहीं बोलता, बिल्कुल उर्दू ही बोलता है ना, अपनी जबान बोलता है वो। तो आप जर्मनी में जाके ऐसे निचले दर्जे के ऊपर तो नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि दुकान वाला या ये बंदा मुझसे जर्मन में नहीं बात करे, वो जर्मन में ही बात करेगा। बिल्कुल ऐसा। बट कॉर्पोरेट में जब आप कदम रखते हो तो आप हम और आप वी कैन एक्चुअली टॉक इन इंग्लिश, राइट? तो लोग करते हैं, तो इतना भी बहरहाल मुश्किल नहीं रह गया। ये बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, एग्जैक्टली लोगों के लिए। तो इतना भी मुश्किल नहीं रह गया, आप विलिंग होने चाहिए काम करने के लिए। तो ये जॉब सर्च वीजा यूरोप में बहुत सारे कंट्रीज में मिल जाते हैं, कम कॉस्ट के अंदर आप बहुत जल्दी मूव कर सकते हैं। ठीक है। तो ये टेम्परेरी तौर पे अगर आपको क्विक निकलना है पाकिस्तान से तो कुछ ये ऑप्शंस हैं। ठीक है। अगर आपका ऐसा सिनेरियो है कभी 20-25 लाख रुपए की सेविंग है, मेरा पाकिस्तान में काम शाम चल रहा है, मैं लॉन्ग टर्म का गेम खेल सकता हूँ, मैं किसी बड़ी कंट्री की पीआर अप्लाई हूँ, तो फिर इमिग्रेशन के ऑप्शंस होते हैं कि आपने कनाडा की इमिग्रेशन अप्लाई कर दी, 1.5 साल का प्रोसेस होगा, ऑस्ट्रेलिया की कर दी, 1.5 साल का प्रोसेस होगा। इसमें कितनी अमाउंट जो है वो दरकार होती है? लगभग इतना ही आपका खर्चा होता है, अगर फीसेस वगैरह सब मिला लें तो एक फैमिली 8 से 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, डिपेंडिंग जैसे हस्बैंड वाइफ और 2 या 3 बच्चे, मतलब फैमिली ऑफ 4 अगर आप आइडियली लेके चलें तो 10-15 लाख रुपए तक का खर्चा सब मिला करके। अगर आप कंसल्टेंट भी ले रहे हैं, कंसल्टेंट नहीं लें तो फिर कम हो जाता है, जाहिर सी बात है। तो इतना ही खर्चा होता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स हैं, 1.5 साल प्रोसेसिंग टाइम है। यूएस का NIW अगर करना है, ग्रीन कार्ड लेना है, 2-2.5 साल का प्रोसेस है। तो चूंकि बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी हालात जंग तो नहीं है पाकिस्तान में, अगर कोई बंदा कहता है कि यार मेरे मामला चल रहे हैं, मैं साथ साथ इसको अप्लाई करके रख देता हूँ, अगले कुछ अरसे के अंदर मुझे ये चीज़ मिल जाएगी, तो ये भी फिर कुछ ऑप्शन है। प्रेफरेंस फिर आपको जज करनी कि यूँ निकलना है जल्दी से या आराम से बैठे हुए निकलना है, दोनों चीज़ें। लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, तो बहरहाल दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आम फैमिली है, कुछ हद तक सेविंग्स हैं, 2 हस्बैंड वाइफ तालीम याफ्ता भी हैं या सिर्फ हस्बैंड भी अगर हैं, तो बहरहाल ऑप्शंस हैं, एक्सप्लोर करने वाली बात है। और अगर उनमें से कोई एक अगर डॉक्टर है तो वो चांसेस थोड़े से और उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएंगे। दुनिया भर में इस वक्त स्टेम की कैटेगरी, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स और हेल्थ केयर बहुत ज़्यादा डिमांड में है।
अगर आप इस वक्त कनाडा की पोजीशन देखें, हेल्थ केयर वर्कर्स को इतने कम स्कोर्स पे इन्वाइट कर रहे हैं कि लोग हैरान परेशान हैं कि बिकॉज दे नीड ऑब्वियसली। अब लोग अक्सर अब अरसा दराज से जो परसेप्शन बना हुआ है पाकिस्तान में वो फॉलो होता है कि यार कनाडा कैसे जाएं, डॉक्टर्स को तो लाइसेंस करना पड़ता है। भाई लाइसेंस तो करना पड़ेगा, रेगुलेटेड प्रोफेशन है, बट उनको अब जब नीड है तो वो इमिग्रेशन आपको आसानी से और जल्दी दे रहे हैं। इमिग्रेशन होता है लॉन्ग टर्म का काम। लोग कह रहे हैं अच्छा इमिग्रेशन क्यों देने जल्दी, कहाँ जाके काम तो मैं नहीं कर सकता। वो इसलिए दे रहे हैं कि आप जल्दी से आ जाइए, अपने लाइसेंस के ऊपर वर्किंग करना शुरू कर दीजिए, आपका टाइम ज़ाया नहीं हो। एग्जैक्टली लाइसेंस के ऊपर काम करना शुरू कर दें, इन पैरेलल ऐसी पोजीशंस के ऊपर चले जाएं काम करने के लिए जिसके अंदर डायरेक्टली लाइसेंस नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेशन, सुपरवाइजरी, असिस्टेंट लेवल, इसमें लाइसेंस तो नहीं चाहिए। एग्जैक्टली जनरल फिजिशियन बनोगे तो लाइसेंस तो चाहिए ना आपको। बिल्कुल ऐसा ही है। तो लोग थोड़ा सा इसको समझने से कासर होते हैं। जैसे कि यूएस का एक है मेडिकल वालों के लिए कि यार यूएसएमएलई करना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है डॉक्टर्स के लिए, नहीं होगा कैसे होगा। अब आपको NIW प्रोग्राम के तहत अगर हेल्थ केयर की सेपरेट कैटेगरी के तहत प्रायोरिटी के तहत बुला रहे हैं तो नेचुरली दे नीड यू एंड दे प्लान इमिग्रेशन पॉलिसीज लॉन्ग टर्म का सोच के। इमिग्रेशन हमेशा लॉन्ग टर्म में चलती है कि एक क्वालिफाइड बंदा हमारे मुल्क में आएगा तो ये अगले 10-20 साल के लिए हमें सर्व कर सकता है। तो लोग थोड़ा सा जो है ना ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में सोचना लोगों को जरूरी है। हमारे यहाँ वो नहीं होता, इसीलिए रिसर्च भी उतनी नहीं होती। इन दी एंड इसमें मैं यही चीज़ बोलूँगा कि एक सही कंसल्टेंट के पास जाके अपना केस डिस्कस करना। मैं जैसे ये बोलता हूँ कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, आप अगर अपने डॉक्टर से कोई चीज़ छुपाएंगे ना तो आप अपने साथ ज्यादती करें। जैसे कहते हैं कि डॉक्टर से वकील से कुछ नहीं छुपाना चाहिए। कुछ भी किया है वकील को बता दो कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, अब आपने इसको चीज़ को देखना है। डॉक्टर आपका इतना बहरहाल इंटेलिजेंट या अपने काम में माहिर होना चाहिए, हर मरीज को पैरासिटामोल ना रिकमेंड करे। एग्जैक्टली, हर केस का अलग इलाज है। बिल्कुल ऐसे। इसी तरीके से कंसल्टेंट के पास आप अगर जाएं तो आप अपने सारे कार्ड सामने रख दें। दिस इज व्हाट आई हैव, ये मेरे पास ऑप्शंस है, मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। मुझे इस सर्कल के अंदर एक आप मुझे अबू बकर मुझे ऑप्शंस बता दीजिए कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ, कहाँ जा सकता हूँ। ऐसे ही लोग अक्सर आपकी वाली बात आपने स्टार्ट में की, लोग थोड़ा सा ऊपर से आते हैं। मैं जी फला को जानता हूँ, मैं जी फला ने तो मुझे बोला है कि आपका हो सकता है, मुझे वो कम पैसों में ऑफर कर रहे थे बट स्टिल आपका वो फला फला रिकमेंडेशन था। जब लोग ऊपर से आते हैं और लोग थोड़ा सा एक्सपेक्ट ये करते हैं, लोगों को यस सुनने की आदत, इसमें वो अपना केस खुद खराब कर देते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही। तो ये आपने अच्छा एक आपने ऑप्शन दिया है कि यूएस के अंदर या किसी और कंट्री के अंदर आप विजिट वीजे के थ्रू आप जा सकते हैं। विजिट हो गया, स्टडी हो गया, यूरोप के अंदर जॉब सर्च वीजास हो गए, देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस। कंसल्टेंट आपका अगर ऐसा है कि जो ब्रेनस्टॉर्मिंग करके आपको अच्छा पाथवे बता सकता है, बिल्कुल, तो नेचुरली वो आपको, जैसे अभी सेमिनार में मैंने संडे के दिन जब हमारा हुआ माशाल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेमिनार था, तो उसमें एक साहब आए थे, उनकी ख्वाहिश कुछ और वीज़ा अप्लाई करने की थी, बट इन दी एंड जब हमने ब्रेनस्टॉर्म करके सारी डिस्कशन की तो मैंने उनको रिकमेंड किया कि आप यूएस का बहरहाल इस वक्त विजिटर वीज़ा अप्लाई कर लीजिए और इस तरीके से जाके वहाँ पे ये आप कर सकते हैं। तो वो बड़े मुतासर हुए उससे कि यार आपने मुझे वाकई एक रोड मैप बना के दिया है, जबकि मैं जिसके पास जाता हूँ वो तो सब लोग, क्योंकि आम तरीकेकार ये है कि रट्टू पोपट की तरह काम करना है, बकरा हलाल करने के, बकरा हलाल करना है, सेल करनी है, और एक ही लकीर के फकीर की तरह जो बंदा जिसने जो पूछ लिया उसको वो वही करते हैं। आप केस को समझें और उसकी सिचुएशन को देखें, उसके हिसाब से एडवाइस करें कि इस बंदे के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो उसके लिए हम कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा एक जनरेशन वाइज काम चल रहा है तो हमें पता है कि इसको कैसे करना है। कि भाई आप एग्जैक्ट बताओ कि भाई मेरे बैंक अकाउंट में इतनी अमाउंट पड़ी है, प्रॉपर्टी आपके नाम पे क्या क्या है, कोई गाड़ी है, आपकी जॉब कहाँ पर है, क्या ये सिक्योर्ड जॉब है, इसके बाद एक ऑप्शंस मेरे तो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से मशवरा बड़ा ज़रूरी है। अच्छा अबू बकर, मुझे बताएगा कि अक्सर ऐसा होता है कि चलें ये तो हमने सिनेरियो डिस्कस कर लिया कि किसी के पास 10, 15, 20 लाख रुपए की मिडिल क्लास एक फैमिली है। अक्सर ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल कोई फैमिली है, होता है ना कि जैसे बंटवारा होता है और वो उसमें कुछ अमाउंट एक हिस्से में आती है किसी के, कि भाई ठीक है आप जो है अपना हिस्सा लेके आप सेपरेट हो जाइए, या किसी के पास एक सेविंग तो खैर 1 करोड़ रुपए की आजकल के टाइम पे बहुत ज़्यादा होती है, बट अक्सर ऐसा ही होता है कि कोई प्रॉपर्टी आपने सेल आउट की है या कुछ किया है तो उसके बाद आपके पास 1 करोड़ 1.5 करोड़ रुपए का आपके पास कैपिटल आपके पास आता है। नॉर्मली लोग ये कहते हैं कि बस चलो ठीक है अब हम अपना एक छोटा सा फ्लैट, कुछ भी घर वर पोर्शन वगैरह व्हाटएवर जो भी होता है हम अपने हिसाब से जो है वो लेके और लाइफ अपनी आगे कंटिन्यू करते हैं। ऐसा कोई अगर शख्स अगर हमें अभी सुन रहा है जिसके पास 1 करोड़ रुपए अभी उसके पास है, कोई उन्होंने प्रॉपर्टी सेल आउट की है, कोई गाड़ी सेल आउट की है, व्हाटएवर जो भी है, इतनी क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके पास क्या ऑप्शन है? अच्छा, इस सूरत हाल में आजकल एक बड़ा पॉपुलर ऑप्शन, स्ट्रेट अवे अगर मैं कोई ऑप्शन अगर आपको देना चाहूँ तो बड़ा पॉपुलर हो रहा है, इट्स द ईजीएस्ट वे, और आपकी ख्वाहिश ये भी है कि मुझे किसी अच्छी जगह पर जाना है तो अमेरिका इज़ द ऑप्शन। ठीक है, गो टू ऑप्शन। आप यूएस जाना चाहते हैं, अगर ज़ाहिर हर बंदा ही जाना चाहता है, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, तो यूएस आपको बुला सकता है। अगर आपके पास एक कुछ रकम है सरमाया के लिए, आप को हम ऑप्शन देंगे यूएस के E2 वीज़ा का। ठीक है, E2 वीज़ा जो है वो टेम्परेरी इन्वेस्टर वीज़ा है। ठीक है, इसके अंदर शर्त ये है कि आप आएंगे
तो आप जो है वो कोई बिजनेस या तो परचेज करेंगे, खरीदेंगे, ठीक है, या अपना नया बिजनेस को इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, ये E2 वीज़ा जिन कंट्रीज़ का यूएस का जो है जिन कंट्रीज़ के साथ ट्रीटी होता है अपना, उन कंट्रीज़ को जो है वो ये वीज़ाज़ ऑफ़र करते हैं। पाकिस्तान उसमें शामिल है ऑब्वियसली, कि उनके साथ एक ये ट्रीटी साइन हुआ हुआ है कि ये वीज़ा उनको दिया जा सकता है। आपने करना ये होता है कि एक बोनाफाइड बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है। बोनाफाइड से मुराद ये है कि वो बिज़नेस एक्टिव होना चाहिए, ऑपरेशनल होना चाहिए, चलता हुआ होना चाहिए, उसके अंदर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, लोग हैं। तो ऐसा बिज़नेस या तो आप खरीदेंगे या तो आप खड़ा करेंगे। ठीक है। अब इसके अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बहरहाल कोई ऐसा शर्त नहीं है, लेकिन टिपिकली देखा ये गया कि $50,000 से ऊपर की इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप मोस्टली आपकी एप्लीकेशंस एंटरटेन होती हैं। तकरीबन पाकिस्तानी 1 1 करोड़ रुपए लाख। तक के जो है वो हाँ, एंटरटेनमेंट आपको ठीक इस है, वीज़ा में मिलना शुरू हो जाता है। ठीक है, बहरहाल ये बात अलग है कि ज़्यादा प्रेफरेंस किसको मिलती है, वो फिर आप $1,00,000 लगाएंगे तो और अच्छा आपके चांस हो जाएंगे वीज़ा बिल्कुल हासिल ऐसा ही करने है, के। बिल्कुल। बट अगर हम अभी मिनिमम पे बात करें तो $50,000 लगा के आप यूएस का E2 वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप या तो नया बिजनेस करेंगे या तो पुराना कोई किसी का बिजनेस परचेज करेंगे। या इन्वेस्ट कर सकते हैं किसी के एग्जैक्टली। बिजनेस में। तो आपको अब क्या करना है, अब आपको ये यूएस का E2 वीज़ा मिल गया। अब ये वीज़ा 2 साल के लिए आपको मिल गया। अब ये वीज़ा आपको बहरहाल डायरेक्टली कन्वर्ट कल को ग्रीन कार्ड में नहीं होगा, ये बात कंसिडर करने वाली है कि आपको पीआर में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन ये एक्सटेंडेबल वीज़ा है। ठीक है, 2 साल के लिए, फिर 2 साल के लिए कर लें, फिर 2 साल के लिए, करते 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 यू कैन एक्चुअली लिव एंड वर्क इन द यूएस फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट। ठीक है। अब ये आपका हर बार अमाउंट देनी होगी या नहीं just नहीं one नहीं, ये time सिर्फ देना? वन टाइम का है। बिजनेस ठीक आपका है। अगर चल रहा है तो उस बुनियाद पर आप इस वीज़ा को मेंटेन एक्सटेंड कर एक्सटेंड कर हैं, सकते हैं। ठीक है। अब लोग बोलेंगे यूएस से अब फिर इस वीज़ा पे मैं कन्वर्ट कैसे करूँ किसी भी और वीज़ा पे, तो आप इसी वीज़ा पे रहते हुए किसी भी ऐसे वीज़ा पे अप्लाई कर दीजिए जो कि लीड करते हैं ग्रीन कार्ड की तरफ। ठीक है, ठीक है ना। तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं। हमारे से जब कंसल्टेशन लेंगे तो हम आपको बताएंगे कि E2 डायरेक्ट अगर ग्रीन कार्ड भी नहीं होता तो E2 के जरिए किस तरह से ग्रीन कार्ड तक जाना है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर किसी को नहीं भी करना, ग्रीन कार्ड की फिक्र नहीं भी, तब भी उसका अगर एम ये है कि मैं पैसा लेके जाऊँ, अमेरिका जाऊँ, लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, मैं वहाँ से और पैसा जनरेट करूँ और एक अच्छा लाइफस्टाइल गुजारूँ, तो तब भी बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ पाकिस्तान में थोड़ा सा एक ये अप्रोच होती है कि पैसा पड़ा हुआ है, उठा के किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दो। द बेस्ट एंड ईजिएस्ट थिंग टू डू इज कि कोई प्लॉट खरीद लो, कोई चीज़ कर लो, एग्जैक्टली गाड़ी कर लो। तो ये चीज़ बहरहाल दुनिया भर में थोड़ा सा ये होता है कि दुनिया में जो कामयाब लोग हैं उनकी अप्रोच ये होती है कि भाई दुकान पहले बनानी है, घर बाद में बनाना है। बिल्कुल ऐसा है। क्योंकि उसी से घर बनेगा आपका। तो एक दुकान से आप 5 घर कर सकते हैं, Exactly. 5 घर से एक दुकान नहीं कर एग्जैक्टली। तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टा चल रहा है हिसाब किताब। तो बिल्कुल अगर ऐसा आप ही थोड़ा अपना अप्रोच यूं करें कि भाई मैं वाकई इस बिजनेस को चलाऊंगा, सेल भी करूंगा, क्योंकि अमेरिका इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज। बिल्कुल एक ऐसा ऐसा ही है। कंट्री है कि जिसमें टूरिज्म पीक पे चलता है। बिल्कुल, जिस कंट्री में टूरिज्म पीक पे होता है तो उसके अंदर हर इंडस्ट्री बूम पे होती है, बिल्कुल। हर इंडस्ट्री के अंदर पैसा बनता है। आप कोई भी चीज़ उठाएं, आप ट्रैवल एजेंसी कोई जाके खोल लें, आप कोई फूड चेन खोल लें, आप कोई शॉर्मा का वो खोल लें, कोई शीशा कैफे, इट कैन बी एनीथिंग वो चलेगी क्योंकि लोग आते हैं। आपका अप्रोच अगर सही है तो आपको बिजनेस मिलेगा वहाँ से। तो US E2 इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। और हम सुपीरियर कंसल्टिंग में लोगों की जब मदद करते हैं इस वीज़ा के तहत, तो हमारा ये होता है कि वी हैव पार्टनर्स इन द US ऑब्वियसली, ठीक है ना। हम उनके साथ मुंसलिक होते हैं, एसोसिएटेड होते हैं, हमारी खुद की US में प्रेजेंस होती है। आदिल साहब का आना जाना सबने देखा ही है। तो लोगों को बड़ा एतमाद होता है कि यार ये वो लोग नहीं है जो US खुद भेज रहे हैं लेकिन खुद कभी नहीं गए। तो सिलसिला ये होता है कि ड्रीम है। एग्जैक्टली। तो अब ये है कि यहाँ पर हमारा थोड़ा सा एज हमें ये होता है कि हम लोगों को बिजनेस परचेज करवाने में, नया सेटअप करने में, ऑफिस सेटअप करना है, चीज़ें करनी है, हमारे पार्टनर्स के साथ मिलकर हम ये सारे काम उनको करके देते हैं। इस वीज़ा के अंदर आपको एक बिजनेस प्लान पिच करना पड़ता है कि मैं अगर या तो परचेज करूंगा या तो नया खड़ा करूंगा तो मेरा प्लान क्या, मैं कैसे रन करूंगा। तो एक्चुअली उस वीज़ा की रिक्वायरमेंट ये है कि आपको बिजनेस प्लान पैरेलल देखना चाहते हैं कि US के लिए कैसे फायदेमंद होगा और सब्सटेंशियल आप इन्वेस्टमेंट क्या कर रहे हैं, US को क्या फ़ायदा है। तो बहरहाल हर कंट्री आपको वीज़ा देगी तो अपने फ़ायदे के लिए ना, लेकिन ये क्राइटेरिया ऐसा है कि अगर आपके पास एक चीज़ है, सरमाया है, आप लगा सकते हैं और उनको रियलाइज़ करवा सकते हैं कि इस चीज़ से मैं लोगों को फ़ायदा कर सकता हूँ या मैं बिजनेस खड़ा कर सकता हूँ। तो बिजनेस जब आप खड़ा करेंगे तो लोगों को हायर भी करेंगे। मैं एक प्रॉपर तरीके से आ रहा हूँ ना, आपकी कंट्री में आके इन्वेस्ट कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। आप बिजनेस खड़ा करेंगे, आप लोकल्स को जॉब्स भी देंगे, उनको सैलरीज भी देंगे, कल को वो टैक्सेस पे करेंगे, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इनटू इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। सो दैट इज व्हाई US को आपके अंदर एक चमक नजर आएगी और आपको चमक ये नजर आती है कि अमेरिका जा रहे हैं, अच्छा पैसा बनाएंगे, अच्छा लाइफस्टाइल करेंगे, कल को किसी ना किसी तरीके से आप ग्रीन कार्ड के ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो US E2 इज अ वेरी गुड ऑप्शन, मैं समझता हूँ। अच्छा, इसमें स्टार्ट के अंदर इनिशियली फॉर एग्जांपल अगर कोई फैमिली या कोई इंसान अगर अप्लाई करता है 1 करोड़ रुपया जैसे उसके पास है, तो उसको स्टार्ट किस तरीके से लेना होगा? स्टार्ट इस तरह से लेना है कि वीज़ा अप्लाई करने से मतलब इसमें तरतीब ये है कि वीज़ा पहले, इन्वेस्टमेंट बाद में। ठीक है, ठीक है ना। हम इसको एज अ स्लोगन भी अपने बहुत सारे प्रमोशनल उसमें यूज़ कर रहे होते हैं कि भाई वीज़ा पहले, इन्वेस्टमेंट बाद में। इस तरह से कि आप इनिशियली तो एप्लीकेशन पिच करेंगे और बिजनेस प्लान पिच करेंगे और एविडेंसेस देंगे। जाहिर सी बात है, जब आप कह रहे हैं कि मैं 1 करोड़ रुपये लगाने की पोजीशन में हूँ या 2 करोड़ रुपये लगाने की पोजीशन में हूँ, तो वो कहाँ पर है? बैंक अकाउंट में होगा या एसेट के
सूरत हाल में आप पेश करेंगे, तो आप उनको ये सारे एविडेंसेस देंगे। उन एविडेंसेस को जज करने के बाद वो देख लेंगे अच्छा ठीक है, ये बंदा इन्वेस्ट करने की पोजीशन में है, इनको वीज़ा इशू किया जाए, आने दिया जाए। बिल्कुल जब आप ऐसा ही। आएंगे तो बहरहाल अब आप ऐसे वीज़ा के ऊपर आ रहे हैं कि जहाँ पर आपको अभी काम करना है, हम्म, आपको ये सेटअप खड़ा करना है, चीज़ें करनी है, तो आप मॉनिटर हो रहे हैं, क्योंकि अगले 2 साल बाद फिर आप एक्सटेंशन नहीं ले सकते अगर आपने वो काम किया ही नहीं तो। बिल्कुल। ठीक है ना, तो ये आपका सिस्टम जो कि इंटीग्रेटेड होता है, टैक्सेशन इंटीग्रेटेड होती है, हर चीज़ अच्छा, मुंसलिक इस है। बीच अगर वो काम चले ही ना, आपने जनरली आपने जो है हाँ। वो सब चीज़ें आपने जो है वो स्टार्ट की, हाँ। बट वो इनिशियली वो चीज़ चल नहीं देखिए सकी, बिजनेस तो बहरहाल ऐसा ही है कि चलेगा क्या या तो नहीं गवर्नमेंट इसमें चलेगा। हेल्प आउट करती है कि मैं एक्सटेंड करना चाहता हूँ 2 साल के, मेरा काम चला नहीं, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने हिसाब से, सी देयर आर प्रोग्राम्स, गिविंग माय बेस्ट हाँ कि मैं वो काम कर सकूँ। हाँ, तो देयर आर प्रोग्राम्स, आप जाकर कल को इन्वेस्टमेंट भी अपनी रेज भी कर सकते हैं, इन्वेस्टर्स के पास चले जाएं, एंजल इन्वेस्टर्स के पास चले जाएं, कैपिटल आप उठा लें। बट ऑब्वियसली हर बंदा आपके ऊपर इन्वेस्ट तब करेगा, चाहे वो अमाउंट के जरिए हो या कंट्री आपको इन्वेस्ट अगर कर रही है वीज़ा के जरिए, तो वो इसीलिए है कि आप कल को उनको फ़ायदा देंगे। जो आप प्लान दे रहे हैं आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अगर आप फेल हो जाते हैं तो यकीनन आपको टाटा अल्लाह हाफ़िज़ ही कहा जाएगा। तो ये चीज़ तो बहरहाल अपनी जगह पर है कि वीज़ाज़ दिए जाते हैं कंट्री के अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ है, बट स्टिल इट इज़ वेरी अचीवेबल, एंड कंसिडरिंग दिस पॉइंट कि यूएस इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, किसी को हम देखा नहीं कि बहुत मिजरेबली फेल हो गया हो, और आपको इस डर से बहरहाल निकल के खेलना पड़ता है। दुनिया को कोई भी मोटिवेशन स्पीकर उठाएंगे तो आप पॉजिटिव अप्रोच के साथ आपने जाना है बिल्कुल और ऐसा ही आपने खड़ा करना है। बिल्कुल ऐसा ही तो ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है इस वक्त। क्योंकि एक जब पाकिस्तानी जो इस पूरे परेशान कुन माहौल के अंदर के मिसाल के तौर पे जो भी हमने अभी स्टार्ट पे परेशानी है कि रोड के ऊपर मुझे नहीं पता कि मैं घर ये मोबाइल के साथ पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, ऐसे ही मैं अपनी गाड़ी के साथ पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, ये परेशानी से निकल के जब वो एक कंफर्ट माहौल के अंदर जाता है, जब उसको नज़र आता है कि यार दुनिया इससे बहुत आगे है, हाँ, मैं तो कोई 90s में जी रहा था वहाँ ऐसे ही पर, है, और ये तो 2024 वाकई में मुझे फील हो रहा है कि ऐसे ही है, 2024 के अंदर हुआ है। ऐसे ही है, तो वो फिर उस लाइफ स्टाइल को कंटिन्यू रखने के लिए मेहनत करता है ऐसे ही है, कि यार मुझे उस जगह पे बैक वापस नहीं जाना, हाँ ऐसे ही, जाऊं हाँ 15-20 दिन के लिए जाऊं, जाऊं, अच्छा फैमिली से अच्छा, मिलूं और आ जाऊं, ऐसे ही है, लाइफ यहीं पर है, तो भाई ऐसे ही है। ऑब्वियसली वो चीज़ को। अच्छा, इसके अलावा और कौन से ऑप्शन हैं? अच्छा, इसके अलावा ऑप्शंस है, फॉर एग्जांपल अगर हम चूंकि बिजनेस तबके पे बात कर रहे हैं, वो लोग जो सरमाया कर सकते हैं या एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर अगर अब हम आ गए हैं, तो कुछ ऑप्शंस हैं, मैं शेयर कर देता हूँ। जैसे कि यूएस का L1A वीज़ा है। ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, हम इसको बड़ा अभी कोशिश करें कि लोगों को तक आगाही पहुंचाएं कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिस कंपनी को चलते हुए साल भर से ज़्यादा का अरसा हो चुका हुआ है, आपको उस कंपनी में साल भर से ज़्यादा अरसा हो चुका है काम करते हुए एज एन एम्प्लॉई, ठीक है, आपकी पोजीशन अगर सीनियर है, सीनियर मैनेजर हैं, या कंपनी के शेयर होल्डर्स में से भी अगर आप हैं, डायरेक्टर हैं, ठीक है ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो होंगी वो ज़्यादातर उसको समझ पाएंगी, जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज में होता है कि ये बंदा इतना डायरेक्टर है, ये इतना इतना है, या वो मैनेजर है, दिस एंड दैट। तो अगर आप सीनियर मैनेजर हैं, एग्जैक्टली, तो अगर आप सीनियर बंदे हैं, कंपनी चाहती है अब आपको कि अब आप यूएस जाएं, उनकी ब्रांच ऑफिस खोलें, ठीक है, ठीक है, तो इस वीज़ा के तहत L1A वीज़ा जो है वो सीनियर मैनेजर्स को, एग्जीक्यूटिव लेवल लोगों को अलाउ करता है कि आप आके अपनी कंपनी का ब्रांच खोलें और उसको होलसेल यहाँ रन करें, ठीक है। तो इस वीज़ा के तहत आप और आपकी फैमिली यूएस आ सकती है। शर्त सिर्फ ये थी कि आपका 1 साल का उस कंपनी में एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक हो गया, साथ में आप अपनी फैमिली को ला सकते हैं, 2 साल के बाद आप ग्रीन कार्ड के ऊपर डायरेक्टली शिफ्ट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। अब इसके अंदर कोई मिनिमम इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर इन्वेस्टमेंट करेगी भी तो कंपनी एग्जैक्टली, और दूसरा ये कि भारत कोई मिनिमम शर्त नहीं है, ठीक है, जैसे कि एक यूएस का मशहूर ज़माना प्रोग्राम है EB-5 का, ठीक है, ग्रीन कार्ड का प्रोग्राम है, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है कि $1.5 मिलियन आप लगाएंगे बिजनेस में, नए बिजनेस में, तब ग्रीन कार्ड मिलेगा। 18 महीने का प्रोसेस का टाइम भी है, 2 साल ऑलमोस्ट बनते हैं, 2 साल का प्रोसेसिंग टाइम है, $1.5 मिलियन लगाने तब ग्रीन कार्ड मिल रहा है। या अगर आप रूरल एरियाज में जा रहे हैं तो वो कहते हैं $8 लाख कम से कम भी लगाओ। तो उस वीज़ा से अगर आप कंपेयर करें L1A को, तो आपको इन्वेस्टमेंट की कोई मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप अपने जो है वो बिजनेस को स्टैब्लिश भी कर रहे हैं, चला भी रहे हैं, फैमिली को भी साथ में लेके जा रहे हैं, और 2 साल बाद ग्रीन कार्ड मिल जाएगा आपको। तो विच ऑप्शन इज मोर फिजिबल? डेफिनेटली L1A, राइट। तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज जो चाहती हैं एक्सपेंड करना, कंपनी का क्या फ़ायदा हो रहा है कि कंपनी एक्सपेंड कर रही है, और नेचुरली उस बंदे का क्या फ़ायदा है, उसको यूएस में रिहाइश मिल रही है। तो अब इसमें बहुत सारे वो लोग जो फैमिली बिजनेस में भी होते हैं, तो वो भी स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं इस काम को कि कैसे किया जाए। तो एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए जब आप आएंगे तो हम आपको आपके केस के ऊपर वर्किंग करेंगे आपके साथ मिलके, और तरतीब यही होती है कि हम अपने यूएस पार्टनर्स के साथ मिलके आपको आपके बिजनेस प्लान के ऊपर काम करेंगे, आपकी पिटिशन तैयार करेंगे। जाहिर सी बात है, इसमें आप जब बता रहे हैं कि मैं ऑफिस स्टैब्लिश करूंगा, चीज़ें करूंगा, तो आपको हर चीज़ करके दिखानी है उनको। बिल्कुल ऐसा ही। आप जो है वो एक ऑफिस का स्पेस भी लेंगे, एक सर्टेन अमाउंट अपना, हर चीज़ ब्रेक डाउन करके बताएंगे कि मैं ऑफिस के फर्नीचर पे इतना लगाऊंगा, तो मेरा इतना सैलरीज का इतना होगा, चीज़ें होंगी। एक प्रॉपर बिजनेस प्लान आप देंगे, और उस सब में हम आपको मदद करते हैं।
अगर रफली किसी को ये जानना हो कि यार फिर भी कितना लग जाएगा, कितना इन्वेस्टमेंट लग जाएगा, तो आई वुड से कि अगर आप $25,000 निकाल सकते हैं, साइड पे कर सकते हैं, तो L1A वीज़ा आपका हो सकता है। $25,000 $25,000 आप अगर साइड पे 70-75 एग्जैक्टली, तो अगर आप कर सकते हैं इंक्लूडिंग एवरी फीस ऑफ ऑफिशियल, ऑफिस सेटअप करना, चीज़ें करना, बिजनेस स्टैब्लिश करना, कंपनी रजिस्टर करना, बिजनेस प्लान बनाना, एक यूएस के लॉयर की सर्विस लेना, ऑन ग्राउंड आप किसी बाएतमाद इदारे से जोड़ रहे हैं उसकी सर्विस लेना, ये सारे काम करने के लिए आप $25,000 का आप साइड पे कर सकते हैं, तो L1A वीज़ा आपका हो सकता है। बेस्ट है। अब इसके बाद दूसरी वो चीज़ अलग है कि जो कंपनी बताएगी अपने बिजनेस प्लान के साथ कि मैं अगर बिजनेस प्लान दे रहा हूँ अगले 5 साल का, तो 5 साल के लिए कंपनी के पास क्या है पीछे पड़ा हुआ बैक में। ऑब्वियसली कोई कंपनी अगर एक्सपेंड कर रही है यूएस की तरफ, तो वो ऐसी कंपनी तो नहीं होगी कि जिसके पास कुछ भी नहीं था, ठीक है ना। होगा कंपनी के पास बैकअप तो होगा, तभी तो वो इस तरह की हम बात कर रहे हैं। तो बहरहाल वो बैकअप होना चाहिए। आप बताएंगे बैंक स्टेटमेंट्स के थ्रू, चीज़ों के थ्रू कंपनी की स्टैंडिंग क्या है और कैसे वो प्लान रखती है इसको एक्सपेंड करने के लिए, सैलरीज कैसे निकालेगी, चीज़ें कैसे होंगी। तो ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल ही आप ऐसे ही लेके आ रहे हैं कि मुझे एक दुकान मेरे यहाँ चलाता हूँ, कुछ भी नहीं है, मैं यूएस में कंपनी अपनी खोलना चाहता हूँ, ये वाला काम नहीं है। थोड़ा सा एक अच्छे स्केल पे जो काम प्रोफेशनल लेवल के ऊपर होता है, और लेकिन फिर भी बहरहाल बहुत ईजी ऑप्शन है ये, क्योंकि इसमें कोई आपको ऐसा एजुकेशन लेवल नहीं आपका वो मैटर करता है, या आपको ये नहीं बताना कि मैं क्यों आना चाहता हूँ, दिस एंड दैट। मतलब बहुत सारे लवाजमात से आपको बरीज़ जमा करके सब आपका ये है कि 1 साल की आपकी वर्किंग होनी चाहिए, आप एक सर्टेन अमाउंट वगैरह प्रपोज करेंगे कि मैं ये सब खड़ा करूँगा, तो उसके साथ एक बिजनेस प्लान दें एंड यू आर गुड टू गो। 2 साल बाद आप ग्रीन कार्ड ले सकते हैं इसके तहत, ठीक है। तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, फैमिली के साथ इमिग्रेट कर सकते हैं। और ये इस वक्त लोग इतना ज़्यादा जानते नहीं इस प्रोग्राम को, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को आगाही दें इसमें। अच्छा अबूबकर, मुझे लास्ट में एक चीज़ मुझे बताइएगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपने भी ऑब्वियसली आपकी तो फील्ड है, आपने देखा होगा कि हमारे स्टूडेंट्स जो हमारे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, या ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया का यूके का रुझान है, उनके केसेस फेल्ड क्यों होते हैं? फेल्ड इन दैट सेंस कि वो पहुंच तो जाते हैं, वो सरवाइव नहीं कर पाते, वो वहाँ के एक वर्क एथिक्स को फॉलो नहीं कर पाते, और वहाँ पे जाके आप देखें अक्सर स्टूडेंट्स बेचारे क्राइसिस में आ जाते हैं। अगरचे तो यहाँ पर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है कि फादर ने बोला है भाई तुम सिंपल अपनी पढ़ाई करो, पैसे में यहाँ से सब चीज़ें तुम्हें भेजता रहूँगा, कोई मसला नहीं है। बट वहाँ पे जाके जिसने जॉब भी करनी है और साथ में जो है वो अपनी एक्सपेंसेस भी बेयर करने हैं, वहाँ पे क्राइसिस कहाँ से स्टार्ट होते हैं और क्या इशू होता है, ये काइंडली एड्रेस कीजिए। देखिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट अगर आपने बनना है ना, और बाहर पढ़ाई मतलब आला तालीम के लिए आपने सोच लिया कि मुझे बाहर जाना है, तो इसके लिए बहरहाल आम स्लैंग में अगर कहें तो बहुत जिगरा चाहिए। बहुत मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसमें ऑन टॉप सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है वो आपकी होम सिकनेस होती है। जब आपको होम सिकनेस घर की याद आने लगती है ना, आपका दिमाग वहाँ चलने लगता है, फिर आप वैसे हर काम में थोड़ा पीछे होने लग जाते हैं, स्लो हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एक तो बहुत ये आपको उसके लिए वो चाहिए। दूसरा ये है कि जाहिर है वर्क एथिक्स अलग हैं, स्टाइल अलग है काम करने का। बिल्कुल, दुनिया सुबह के 5 बजे दुनिया का ट्रैफिक जाम हो जाता है, क्योंकि सब काम पे जा रहे थे। ये नहीं कि वो क्लब से वापस आ रहे हैं, कोई पार्टी सोने जाते हैं, या हम सोने जाते हैं उस टाइम पे। यहाँ पर हमारे दुकानें मार्केटें खुलती है 1-2 बजे के बाद है। बिल्कुल, तो थोड़ा सा कल्चर डिफरेंट है, एम्प्लॉयर्स के काम करने का मिजाज डिफरेंट है, एक्सपेक्टेशंस डिफरेंट हैं, लोग यहाँ पर स्ट्रगल करते हैं। जाहिर है आप इंटरनेशनल स्टूडेंट के तौर पे जा रहे हैं, तो पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो बहरहाल बाहर पढ़ाई करना एक महंगा शौक है, इस बात को आपको तस्लीम करना पड़ेगा। बिल्कुल ऐसा ही है कि आप अगर कनाडा जा रहे हैं मास्टर्स डिग्री करने के लिए, $40,000 का टोटल कॉस्ट है, $20,000 पर ईयर, तो कितना $20,000, 40 लाख रुपए, 60 लाख रुपए की अमाउंट बनती है। अब आपके पास ये पीछे अमाउंट होना चाहिए था, 80 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए बैंक में होने चाहिए। तो अब ये वही बंदा कर सकता है जो एक वेल ऑफ फैमिली है यहाँ पर, जो अपने बच्चे की सिर्फ पढ़ाई पे 1 करोड़ रुपए लगा रही है, ठीक है ना। अदरवाइज लोग 1 करोड़ रुपए अपनी उन टाइमों के लिए रखते हैं जिनमें कोई मुश्किल ना आ जाए। ये सब बंदा अपने बच्चे की पढ़ाई पे लगा रहा है, तो जाहिर सी बात है फैमिली वेल ऑफ होगी। तो ये शौक तो बहरहाल महंगा है। अगर कोई ऐसी फैमिली अपने बच्चों को बाहर भेजती है जो कि थोड़ी सी लिमिटेड है, फाइनेंसेस लिमिटेड हैं, बच्चे की चीज़ें लिमिटेड हैं, तो उसको फिर स्ट्रगल करनी पड़ती है। वो फिर क्या करता है कि मैं जाऊँगा और मैं वहाँ जाकर साथ में जॉब करूँगा, मैं उससे अपनी फीसेस निकालूंगा, और मैं 2 जॉब्स करूँगा, 2 जॉब्स भी करूँगा मैं। ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल से गलती होती है। तो मैं मतलब एड़ी चोटी का जोर लगाऊंगा, मैं अपना खर्चा खुद निकालूंगा। यहाँ पर लोग फंसते हैं एक्चुअली, क्योंकि बहरहाल देखें जो जिस मकसद से आप आए थे वो था तो पढ़ाई करने का, और सिस्टम ऐसा है कि वो आपको 20 घंटा पर वीक ही अलाउ कर सकता है काम करने के लिए, तो आपका उतना पैसा तो नहीं बनेगा नेचुरली। तो इसीलिए ये काम थोड़ा सा मुश्किल, लोग इसमें स्ट्रगल करते हैं। इसमें बहुत जिगरा चाहिए होता है। जो लोग सक्सेस स्टोरी बन जाते हैं, बाहर से पढ़ के आ रहे होते हैं अच्छे कामयाबी के साथ, तो उन्होंने बहुत सेक्रीफाइस किया होता है। बिल्कुल ऐसा ही, उन्होंने बहुत टफ टाइम गुजारा, या तो उनके बैकग्राउंड उनका स्ट्रॉन्ग होता है कि उनके फादर या उनके पेरेंट को, या अगर नहीं है तो फिर उन्होंने बहुत जान मारी है, बहुत स्ट्रगल की है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया होता है, और उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि मोस्टली फेल होते हैं। मैंने पर्सनली जो देखा है, नॉट ऑल ऑफ देम, बट मैंने ज़्यादातर देखा है बेचारे बहुत डिसअपॉइंटेड होते हैं, बहुत
हाँ, फेल्ड होते हैं ऐसे ही आपका बहुत मेंटल आपका जो हेल्थ है वो डिस्टर्ब होता है, डिप्रेशन चीज़ें, बिकॉज यू आर एंजाइटी। वर्किंग एग्जैक्टली 16 आवर्स आई थिंक, ऐसे ही है। वो 16 हाँ, आवर्स यू आर वर्किंग, और देन आप साथ में अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे ऐसे हैं, ही है। आपको सोने का टाइम नहीं मिल रहा। ऐसे ही है, तो बहुत कम लोग होते हैं जो सर्वाइव कर पाते हैं, लेकिन बहरहाल जो कर जाते हैं वो फिर एक अलग ही प्रोडक्ट निकलता है। बिल्कुल। वो फिर हर पोजीशन हर सिचुएशन को हैंडल करने की पोजीशन में होता है। और जाहिर है जो बच्चा अपने फैमिली से दूर रह रहा है, तो जाहिर है वो दुनिया को फेस भी कर रहा है और वो सारे काम कर रहा है, तो वो फिर एक अलग ही प्रोडक्ट निकलता है। जो यहाँ और पे गाड़ी अपनी नहीं धोते थे, वहाँ पे ऐसे ही जाके है, उनको अपने कपड़े ऐसे ही है, धोने तो पड़ते दुनिया हैं। की सारी मुश्किलात को फेस करने की पोजीशन में होते हैं। तो बहरहाल, लेकिन अब मोटिवेशन क्या होती है, सारी नेगेटिव बात अगर हम साइड पे रखें, तो मोटिवेशन बहरहाल यही है कि यार लाइफ बन जाती है, कल को पासपोर्ट मिल जाएगा, पीआर मिल जाएगी ना। अब वो जब हो गया सेट, तो अब आप कनाडा का पासपोर्ट लेके, यूएस का पासपोर्ट लेके अगर आप दुबई भी जाकर जॉब करते हैं, तो नेचुरली जो जॉब की सैलरी आपको 10,000 दरम की मिलनी थी, वही 25,000 दरम की मिलेगी आपको स्ट्रेट अवे। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है ना। अब आप सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, दूसरा भी सॉफ्टवेयर डेवलपर है, वन इज होल्डिंग कैनेडियन पासपोर्ट, वन इज अ पाकिस्तानी नेशनल ओनली। उस बंदे को भारत सैलरी ज्यादा मिल रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दैट थिंग ओनली। तो भारत मिडिल ईस्ट में ये थोड़ा सा होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है, बट ये अब चल रहा है इस तरह का सिस्टम है, तो क्या करें। और उनके पास एक सेफ आइडिया होता है कि इफ समथिंग गोज बैड, Exactly, they can go back टू कनाडा, आपको पाकिस्तान नहीं आना ऐसे ही है। तो ये कुछ कंट्रीज जो हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा आइसोलेशन भी है, लोग चाहते हैं कि हम रहें ना, सिर्फ पासपोर्ट ले लें, तो फॉर द सेक ऑफ पासपोर्ट ही आपको ये सारे झमेले झेल लें, और फिर आप वापस आ जाइए अपने कंट्री में या मिडल ईस्ट में कहीं पे भी। अच्छा, मिडल ईस्ट का लाइफस्टाइल भारत सबसे अच्छा लाइफस्टाइल है, क्योंकि कम पैसे में ज्यादा अय्याशी वाला काम है, और करीब भी है, है, 2 घंटे में वेदर भी मुनासिब है, ठीक है ना, जिस तरह हम यूज्ड टू हैं। बिल्कुल ऐसा। और वर्क एथिक्स भी थोड़े से मिलते जुलते हैं। आप अगर वहाँ से डॉलर कमा के लाएं, या आपको आपकी नेशनलिटी की वजह से एक एज मिलता है, आप अच्छा पैसा कमा रहे हैं, आपके पास बैकअप भी आपका सेफ है, तो आप एक मजे की लाइफ जीते हैं दुबई के अंदर, ठीक है ना। वेयर वही बंदा जिसका कोई बैकअप नहीं, उसको पता है कि अच्छा अगर दुबई से लात पड़े तो पाकिस्तान जाना पड़ेगा, तो वो फिर बहरहाल दुबई में मजे में नहीं होता, पाकिस्तान में आके बेचारा जॉब ढूंढना ऐसे ही कर देता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं। ठीक है। अच्छा अबू बकर, लास्ट के अंदर आप क्या हमारे व्यूवर्स को, सब्सक्राइबर्स को, फॉलोअर्स को, देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो कि पाकिस्तान से अभी प्लान या तो बनाने का सोच रहे हैं, जाने का सोच रहे हैं, या ऑलरेडी किसी कंसल्टेंट के पास अपना केस रजिस्टर्ड कर चुके हैं? क्या पीस ऑफ एडवाइस आप उनको देना चाहेंगे? देखिए, पीस ऑफ एडवाइस उनके लिए जो ऑलरेडी किसी ना किसी कंसल्टेंट के साथ मुंसलिक हैं। तो ये ऐसा सिलसिला है कि आप जैसे कहते हैं ना कि 2 पुलिस वालों को देखा तो दिमाग में यही ख्याल आता है कि शायद दोनों करप्ट होंगे। तो कंसल्टेंट्स का भी यही फिलहाल इस वक्त इमेज है। तो अगर आप किसी के साथ मुंसलिक हैं, तो देख लीजिए कि भाई आप अच्छे इदारे के साथ ही हैं, अपना ड्यू डिलिजेंस अच्छे से रखें, और अगर वो कर लिया है तो अच्छे इदारे, ऐसे नहीं कि नहीं है, अच्छे इदारे हैं, बहुत सारे काम करने वाले, उनके साथ फिर हैं, तो उनसे अच्छी प्रोफेशनल हेल्प लें, चीज़ें करें, ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें। और जो लोग अभी सोच रहे हैं अप्लाई करने का, अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेलेबल। बहरहाल इस बात को मैं मानता हूँ कि पाकिस्तानियों के पास अब ऑप्शंस लिमिटेड हैं, लेकिन हैं स्टिल अवेलेबल, एक्सप्लोर करने वाली बात है। ज़्यादातर ऑप्शंस उन्हीं के लिए हैं जो एटलीस्ट बैचलर्स डिग्री होल्डर एंड अबव हैं, तालीम याफ्ता हैं। अगर आप सेमी स्किल्ड हैं, तालीम नहीं है, तो बड़ी मुश्किल है, बड़ी दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप क्वालिफाइड हैं तो ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन है, कनाडा की इमिग्रेशन है, यूएस का EB to NNW इस वक्त पीक पे चल रहा है, मोस्ट ट्रेंडिंग प्रोग्राम है। इसमें आइल्स भी नहीं चाहिए, एज लिमिट भी नहीं है, प्रूफ ऑफ फंड्स भी नहीं है, डायरेक्ट ग्रीन कार्ड मिल रहा है। तो इस तरह के ऑप्शंस हैं। जॉब सर्च वीज़ाज हैं, जर्मनी का चंसन काटे अप्लाई कर सकते हैं आप, विजिटर वीज़ा लेके जा सकते हैं। सो देयर आर ऑप्शंस। कंसल्टेंट का ऐसा इंतखाब करें कि जो एनालिटिकल अप्रोच जिसकी अच्छी हो, जो आपको वाकई सॉल्यूशन दे सके, और अपना रिसर्च ज़रूर करें। बिल्कुल, कि इदारे के ऊपर रिसर्च जरूर करें। आप जा रहे हैं डॉक्टर से इलाज करवाएं, तो पता तो हो कि उसके बाद MBBS है कि नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही आंखें बंद करके जाएंगे तो फादर ने भी बोली थी। एग्जैक्टली, तो मेक श्योर आप अपना रिसर्च लाजमी करें। एग्जैक्टली, अदरवाइज आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री ऐसी ही है, बड़ी नोटोरियस है, इसमें फ्रॉड चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, गलत फॉल्स होप्स दिए जाते हैं। सुपीरियर कंसल्टिंग के पास आएंगे तो एटलीस्ट आपको क्लियर पिक्चर ये बता दी जाएगी कि भाई ये चीज़ें, ये प्रोसेस है, हम आपके साथ मिलकर के इस चीज़ के लिए काम कर सकते हैं। बिल्कुल, वी विल नॉट बी गिविंग यू फॉल्स होप्स एंड गारंटीज कि सर आपका तो 99% चांस है और 100% हमें देंगे तो हमारी वैसे ये हो जाएगा। नहीं, एज अ कंसल्टेंट हमारा काम है आपके चांसेस ऑफ सक्सेस को बढ़ाना, और उन खिदमात के लिए आप आते हैं, जैसे कि आप वकील के पास जाते हैं केस लड़वाने के लिए, डॉक्टर के पास जाते हैं एक अच्छी दवा के मशवरे के लिए। उनका पेन पॉइंट पकड़ते हैं ना। एग्जैक्टली, दिस इज योर पेन पॉइंट एंड नाउ वी आर गोइंग टू हील इट दिस वे। एग्जैक्टली, इस तरह से तो ये चीज़ है। अब ये मिसाल ऐसी है, इसको रैप करने की तरफ लेके चलूँगा कि आप डॉक्टर के पास गए, उसने इलाज शुरू किया, अब इलाज अगर नहीं हो पाया, ICU में आप
मरीज वो हो गया, तो आप डॉक्टर का गला तो नहीं पकड़ सकते, उसने तो भरल अपनी पूरी काम किया ना, अपना पूरा काम किया। तो ये बट भरल हाँ ये भी जरूर देखना है कि डॉक्टर अच्छा था या नहीं था, उसका क्या रेपुटेशन या आप अपना केस कितना बिगाड़ के लेके। एग्जैक्टली। तो आप अगर आप रिफ्यूज हुए में ऑलरेडी बहुत जगहों से खुद अप्लाई करके फलाने के थ्रू अप्लाई करके, मैं उसी तरफ आ रहा था। एग्जैक्टली। अब जैसे फॉर एग्जांपल आजकल यहाँ पर EB2 NIW के लोग आते हैं बहुत सारे रिफ्यूजल ले लेके, फलाने कंसल्टेंट, तो हम कहते हैं पहले ही इतना बड़ा डेंट मार के आए, तो अब बड़ा मुश्किल है इसको निकालना। बट बहरहाल हम अपनी महारत के हिसाब से कोशिश करके तजुर्बे को पूरा निचोड़ेंगे और कोशिश आपके लिए पूरी करेंगे। अबू बकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी पॉडकास्ट में आप अपना कीमती वक्त दिया, और आई होप कि काफ़ी यार सुनने वालों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव एक पॉडकास्ट रही होगी। जो डिटेल्स में चीज़ें हमने डिस्कस की हैं, ये उन लोगों के लिए स्पेशली मैं कहता हूँ यंग हमारी यूथ के लिए भी, फैमिलीज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट है, क्योंकि इसमें वो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं जो कि शायद आप लोगों के दिमाग में चलते हैं। आप लोग कंसल्टेंट के पास नहीं भी जाते तो आपस में सोच रहे होते हैं, डिस्कस कर रहे होते हैं, बट वो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि आप लोगों के लिए एक अच्छी पॉडकास्ट रही होगी। अबू बकर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी पॉडकास्ट में आपने अपना कीमती वक्त दिया। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट पॉडकास्ट में दोबारा से मुलाकात होगी, किसी दूसरे गेस्ट के साथ, किसी दूसरे टॉपिक पर, किसी दूसरे हम कारोबार को, बिज़नेस को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। मैं तो आपका होस्ट अली कासिम, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।